61 अच्छे दोस्त एक साथ किस्मत का आनंद लेते हैं और एक साथ भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अगले दिन ये वेस्ट 101 बचाव दल के निवारक मिशन का दूसरा दिन था। पूर्वी बेस शहर असामान्य रूप से व्यस्त था। संरक्षक विभाग और बचाव दल के संरक्षण में निवासियों के समूह रिजर्व बेस शहर के लिए रवाना हुए। हालांकि 50 मिलियन से अधिक आबादी वाले एक आधार शहर के लिए यह निस्संदेह एक बूंद भर की बात थी। शुई, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन आराम करने के लिए नहीं कहा था? वांग ये ने हैरानी से सोंग शुई को देखा, जो जल्दी से भागकर आई थी। वह इतनी ऊर्जावान दिख रही थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कल चोट लगी थी। कितनी मजबूत लड़की है। वह जन्म देने के लिए एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। वांग ये ने हुआंग जिरुई को देखा, जिसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति थी। नहीं, नहीं, सोंग शुई ने अपने हाथों से क्रॉस का निशान बनाया। हर कोई सुरक्षा अभियान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। मैं घर पर अकेले कैसे आराम कर सकता हूं? अगर मैं यहां नहीं हूं, तो भाई रुई अकेले इसे संभाल नहीं पाएंगे। वांग ये और हुआंग जिरुई दोनों हंसे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वांग ये ने कार का दरवाजा खोला, अंदर गया और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। गो गो गो। सोंग शुई का चेहरा उत्साह से भर गया। हुआंग जिरुई ने भावशून्यता से खिड़की से बाहर देखा। यू शुएकिन, जो आगे की यात्री सीट पर बैठी थी, ने अपने होठों को दबाया और चुपके से अपनी हंसी को दबा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ऊर्जावान। वांग ये ने मुड़कर मुस्कुराया। जिरुई, आपका साथी वास्तव में ऊर्जा से भरा हुआ है। चलदर चांगझून रिज। वांग ये ने अपना ब्लेड उठाया और एक के बाद एक राक्षस स्तर के राक्षसों को मार डाला। उसके पीछे यू शुएकिन के तीर निकल पड़े। उसकी क्षमता के तीर कभी चूकते नहीं थे। जैसे ही वे किसी राक्षसी स्तर के राक्षस को भेदते, उसकी क्षमता फट जाती। उसका नियंत्रण बेहद मजबूत था। क्षमता क्यों फट गई? वांग ये बहुत उत्सुक था। पहले तो उन्होंने इसे कोई विशेष बात नहीं समझा था, लेकिन न तो मध्यवर्ती नियंत्रण मंत्र और न ही मध्यवर्ती हेरफेर मंत्र में ऐसी कोई तकनीक थी। ये संपीड़न मंत्र का अनुप्रयोग है, यू शुएकिन ने कहा। क्षमता को संपीड़ित करें और अपनी इच्छा से इसे विस्फोटित करें, जिससे तत्काल विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हो। क्या यह मून वेब पर है? वांग ये ने यू शुएकिन की ओर देखा। यू शुएकिन ने कहा, मेरी छोटी बहन ने मुझे सिखाया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी बहन वांग शिनचेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक वांग ये के दिमाग में आया। उसकी दो चोटी और अंडाकार चेहरा, साथ ही उसकी शरारती मुस्कान और टिप्पणियां। वह भी छोटी बहन थी, लेकिन वह बेकार थी। क्या तुम सीखना चाहते हो? यू शुएकिन ने वांग ये से पूछा। लेकिन मैं भी अभी नौसिखिया हूं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बुनियादी सिद्धांतों को समझता हूं। वह मूल सिद्धांत भी जानता था। क्या ये परमाणु हथियारों के समान नहीं था? हालांकि वह नहीं जानता था कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये ठीक है। वांग ये अपनी सीमाएं जानता था। संपीड़न मंत्र कम से कम एक उन्नत क्षमता वाला मंत्र था। इस स्तर पर इसे सीखना एक वेश्यालय में एक हिजड़े के रूप में जाने और मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा। वैसे जियाओकिन, तीर और बचाव के अलावा आप अपनी रिलीज प्रकार की क्षमता का और क्या उपयोग कर सकते हैं? वांग ये ने कहा। मेरा एक दोस्त है जो पूछना चाहता है। क्षमता वाले हथियार, यू शुएकिन ने जवाब दिया। करीब करीब हमलों की शक्ति बहुत ही शानदार है, लेकिन क्षमता वाले उपयोगकर्ता अक्सर नजदीकी हमलों में अच्छे नहीं होते हैं। हम आमतौर पर हमला करने के लिए क्षमता वाली गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तीरों से अलग, क्षमता वाली गोलियों पर नियंत्रण ज्यादा मजबूत होता है। एक स्पिरिट बम की तरह। वांग यी ने तुरंत ही इसकी कल्पना कर ली, लेकिन उसने तुरंत ही ऐसा न करने का फैसला किया। यह संभवतः उसकी क्षमता को खत्म कर देगा। इसके अलावा वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि जब दो आनुवंशिक योद्धा तीव्रता से लड़ रहे हों, तो यदि अचानक कोई क्षमता वाली गोली चल जाए, तो दूसरा पक्ष संभवतः अचंभित रह जाएगा। शक्तिशाली मंत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यू शुएकिन ने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग ये को देखा। जब आप एक पूर्णतावादी इवॉल्वर बन जाते हैं और संपीड़न मंत्र सीख लेते हैं, तो आप विस्फोटक मंत्र सीख पाएंगे। अगर विस्फोटक मंत्र आपकी काया से मेल खाता है, तो वांग ये उसके 8 चक्र खुल जाएंगे। तो क्या उसका टेम्पलेट काय था? वह गलत था। वांग ये ने यू शुएकिन को देखा और तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। केवल क्षमता उपयोगकर्ता ही मून वेब पर क्षमता उपयोगकर्ता द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। चाहे वह संपीड़न मंत्र हो या विस्फोटक मंत्र, वे दोनों केवल पूर्णता इवॉल्वर्स के लिए थे। वर्तमान में दुनिया में केवल 3 पूर्णता क्षमता उपयोगकर्ता हैं, और हुआक्सिया के पास केवल एक था। महिलाएं हैं ना?
चलो जारी रखते हैं। वांग ये मुस्कुराया और अपना हाथ यू शुइकिन की ओर बढ़ाया। हाँ, यू शुइकिन खिलते हुए लिली की तरह मुस्कुराई। उसने जोर से सिर हिलाया और वांग ये का हाथ कसकर पकड़ लिया। फसल खराब नहीं थी। दोपहर के समय उन्होंने लंच बॉक्स खाया जो यू शुइकिन ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था और वे दोनों पहाड़ की सफाई में लगे रहे। चांगजून रिज क्षेत्र में विभिन्न आकार के कई जंगली पहाड़ थे। यह कोई संयोग नहीं है, वांग ये ने यू शुइकिन से कहा। शायद यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा। ब्रह्मांडीय राक्षस की वजह से यहाँ के राक्षस बहुत सक्रिय हैं। वे अक्सर दिखाई देते हैं और खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब तक वह कुल मिलाकर 4 निम्न श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के राक्षसों और एक मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के राक्षस को मार चुका था। मात्र आधे दिन में ही उसने जितने राक्षसों को मारा, उनकी संख्या कल से भी अधिक थी। कैप्टन टोन की नोटबुक पर बीएल अंकन अब विश्वसनीय नहीं था। हालांकि यह रिकॉर्ड 3 महीने पहले का है, जो सामान्य बात है। मुझे आश्चर्य है कि शुई और भाई रुई कैसे हैं। यू शुइकिन थोड़ा चिंतित था। जिरुई के आसपास होने से यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वांग ये हुआंग जिरुई की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बाद वाला कम ग्रेड वाले दुर्वप्न स्तर के राक्षसों से लड़ सकता था जब तक कि शुई उसे नीचे नहीं खींचता। अचानक वांग ये रुक गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जिसमें चाकू था और यू शुइकिन को अपने पीछे रोक लिया। हवा का एक झोंका आया, जिससे रेत और पत्थर उड़ने लगे, जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। उस पल हवा की आवाज कुछ भविष्यवाणी करती हुई लग रही थी। फिर से एक चौंकाने वाली आंधी आई। वांग ये ने तुरंत ही अपनी मानसिकता में अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवा के कारण पेड़ उखड़ गए, रेत और पत्थर उड़ रहे थे। आसमान में अंधेरा छा गया था और आसपास का वातावरण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वूश, एक छाया की तरह एक काला बिंदु अचानक आकाश में प्रकट हुआ, ऊपर से नीचे की ओर गोता लगाते हुए, सभी बंधनों को भेदते हुए। राक्षस के तीखे पंख 2 ब्लेडों जैसे थे, जो भयानक गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह तुरंत आ गया। फुट, यू शुइकिन का तीर तेज हवा में उड़ गया। सीमा तोड़ने का कौशल, व्यापक कृपाण तकनीक। वांग यी की श्रृंखला -11 की लाल सूर्य ब्लेड प्रकाशित हो गई, और उसने सुदृढ़ीकरण मंत्र का जाप किया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। राक्षस का हवाई हमला विफल हो गया, लेकिन जोरदार प्रहार से वांग यी का हाथ सुन्न हो गया। उसके लड़ाकू सूट के कवच पर कट के निशान थे। एक मध्यम श्रेणी का दुर्वप्न स्तर का राक्षस। इसके अलावा यह कोई साधारण मामला नहीं था। वांग ये ने तुरंत अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। यह एक भूरे काले रंग का गिद्ध राक्षस था। इसका शरीर सामान्य दुर्वप्न स्तर के राक्षस से छोटा था, केवल एक राक्षस स्तर के राक्षस के आकार का। हालांकि इसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति और हवा पर इसके नियंत्रण ने साबित कर दिया कि यह एक जागृत प्रकार का राक्षस था। वूश, दुर्वप्न स्तर का गिद्ध दानव आगे निकल गया, एक बड़े चाप में चक्कर लगाया और तुरंत फिर से हमला किया। उसने यू शुइकिन पर हमला नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। जागृति प्रकार के राक्षस बहुत चतुर थे। दुर्भाग्यवश उसने गलत शत्रु चुन लिया। टकराना। वांग यी पूरी तरह से तैयार थे। उनकी सीमा तोड़ने की कुशलता, व्यापक कृपाण तकनीक का बचाव अभेद्य था। वह अपने कदम बदलता रहा और अपनी दिशा को समायोजित करता रहा, जिससे दुर्वप्न स्तर के गिद्ध राक्षस को पूरी गति से गोता लगाने का मौका नहीं मिला। 100% मजबूत मंत्र। वांग यी के दृढ़ बचाव ने दुर्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को भी चौंका दिया। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पंखों में बेड़ियां बंध गई थी। एक झटके के साथ दुर्वप्न स्तर का गिद्ध दानव जल्दी से क्षमता के बंधन से मुक्त हो गया। उसने एक ऊंची चीख निकाली, लेकिन वह अब उड़ नहीं सकता था। एक ठंडी रोशनी चमकी और वांग ये का ब्लेड गिर गया। ची। स्तर 5 गिद्ध दानव मारा गया। संभावित अंक 220.2 ग्रेटर देन 280.2। हवा शांत हो गई और आकाश शांत हो गया तथा आसपास का वातावरण धुंधला हो गया। दुर्वप्न स्तर का गिद्ध दानव पहाड़ की धरती पर पड़ा था, शिकायतों के साथ मर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी शक्तिशाली उड़ान क्षमता और जागृत वायु नियंत्रण क्षमता के कारण इस क्षेत्र में इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। यह नरक स्तर के राक्षसों से भी नहीं डरता था। उसे 2 मनुष्यों के हाथों मरने की उम्मीद नहीं थी। इसकी कीमत कम से कम 600,000 युआन है। वांग ये ने एक ही बार में 60 संभावित अंक हासिल कर लिए थे, इसलिए वह अच्छे मूड में था। वह जानता था कि जियोकिन इस समय दुर्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को बांध देगा। उन्होंने अच्छा सहयोग किया। जियोकिन ने बड़े क्षेत्र की क्षमता वाले जाल का इस्तेमाल नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपनी क्षमता को संकुचित किया और दुष्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को उड़ान भरने से रोकने के लिए मजबूत क्षमता का इस्तेमाल किया। यद्यपि यह क्षण भर के लिए ही था, किंतु नजदीकी युद्ध में यह पुनर्तः घातक था। आरंभ में जागृति प्रकार के राक्षस अपने भौतिक शरीर के लिए नहीं जाने जाते थे। ये वायु तत्व की क्षमता की तरह लगता है। यू शुइकिन का छोटा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अभी अभी उसने दुष्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमता का जबरदस्ती इस्तेमाल किया था, जो उससे 2 स्तर ऊपर था। यह उसके लिए थोड़ा ज्यादा था। हाँ, हवा की गति बढ़ जाएगी। पर्यावरण का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वांग ये ने कहा। यू शुइकिन ने कहा, सौभाग्य से इसने अभी तक अपनी क्षमता को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है। यदि आप वायु तत्व क्षमता उपयोग करता होते तो आप दूर से पवन ब्लेड भेजकर अजेय हो सकते थे। क्या यह इतना शक्तिशाली है? वांग ये की आंखें चमक उठी। अन्यथा एलिमेंटल प्रकार को क्षमता उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे मजबूत प्रणाली क्यों कहा जाएगा? यू शुइकिन की आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज थोड़ी असंबद्ध लग रही थी। मुझे लगता है कि रिलीज का प्रकार अधिक मजबूत है, वांग ये ने गंभीरता से कहा। हाँ, यू शुइकिन ने अपने छोटे से चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ बार बार सिर हिलाया। ठीक है, कुलीन बचाव दल N 0.7 में एक पवन तत्व क्षमता उपयोगकर्ता भी है। ओह, मौलिक प्रकार वास्तव में काफी शक्तिशाली है। वांग यी और यू शुइकिन पूरे भार के साथ, या यूं कहें कि 3 बोरों के साथ लौटे। हुआंग जिरुई, जो अपना चांदी का भाला साफ कर रहा था, थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा और भाला साफ करना जारी रखा। वाह वाह वाह, भाई ये बहन किन, क्या तुम्हें आज इतना कुछ मिला? सोंग शुई की आंखें चमक उठी और वह बहुत खुश हुई। दोबारा, हुआंग जिरुई ने मन ही मन सोचा। हाँ, 6 निम्न श्रेणी के दुष्वप्न स्तर के राक्षस और 2 मध्यम श्रेणी के दुष्वप्न स्तर के राक्षस। वांग ये की आवाज बहुत शांत थी। उसने पूरी तरह से हैरान सोंग शुई को देखा और मुस्कुराया। उनमें से एक जागृति प्रकार का स्तर 5 गिद्ध दानव है। टकराना। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी हुआंग जिरुई अभी भी सुन्न था। वांग ये ने 2 मध्यम श्रेणी के दुष्वप्न स्तर के राक्षसों को मार डाला था, और उनमें से एक जागृति प्रकार का राक्षस भी था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। एट नोबल एट हुआंग जिरुई ने अपने दिल में आह भरी। उसने चुपचाप बोरी में 3 दुष्वप्न स्तर के राक्षसों की एक तस्वीर ली और इसे वेई शिंगटियन को भेज दिया। अच्छे मित्र होने के नाते वे एक साथ सौभाग्य साझा करते थे और एक साथ भावनात्मक रूप से टूट जाते थे। वे शिविर में लौट आए। अलविदा भाई ये, अलविदा भाई रुई, अलविदा बहन किन। सोंग शुई ने खुशी खुशी सबको अलविदा कहा और खुशी खुशी चली गई। उसे कभी किसी बात की परेशानी नहीं हुई। जियो किन, पहले तुम वापस जा सकती हो। मुझे अभी भी वांग ये से कुछ बात करनी है, हुआंग जिरुई ने अचानक कहा। यू शुइकिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानता है। बात उस बारे में नहीं है। हुआंग जिरुई ने अपना सिर हिलाया। यू शुइकिन ने अपने होंठ सिकोड़े और वांग ये की ओर मुस्कुराए। मैं पहले जाऊंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। वांग ये मुस्कुराया और हाथ हिलाया। उन दोनों ने यू शुइकिन की पीठ को धीरे धीरे गायब होते देखा। हुआंग जिरुई ने कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं। पुरुषों की दोस्ती सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। लोन रेंजर संगठन। इवॉल्वर के अपार्टमेंट में वांग ये ने चमकती आंखों से हुआंग जिरुई को देखा। हाँ, उन्हें यू हंचाओ को भर्ती करने के लिए यहां आना चाहिए। वह बेस डिफेंस डिवीजन के बाहरी गश्ती विभाग का डिप्टी डिपार्टमेंट हेड हुआ करता था, इसलिए यू हंचाओ का बहुत अच्छा संपर्क है और उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। कुछ अकेले भेड़ियों वाले संगठनों की नजर में वह एक वजनदार शतरंज का मोहरा है, हुआंग जिरुई ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। इस महाविपत्ति के बाद विश्व के अधिकांश देश केवल नाम मात्र के ही बचे। इस समय लोन रेंजर ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और उन्होंने इवॉल्वर्स को अपने में समाहित कर लिया। वे ब्लू प्लैनेट एलायंस के नियंत्रण में थे और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की तुलना में गठबंधन की बाध्यकारी शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए लोन रेंजर संगठनों की ताकत अक्सर अलग अलग होती थी। क्या आप जानते हैं कि कौन सा लोन रेंजर संगठन उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा है? वांग ये ने पूछा। मूर्ख वॉकर, हुआंग जिरुई ने कहा। यह एक नवस्थापित उन्नत लोन रेंजर संगठन है। वे महत्वाकांक्षी हैं। उनके नेता, फूल और उपनेता, ज़ॉम्बी दोनों ब्लू प्लैनेट एलायंस के सदस्य हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। केवल उन्नत इवॉल्वर्स ही ब्लू प्लैनेट एलायंस में शामिल हो सकते हैं।
वे शायद आने वाले नहीं हैं, है ना? वांग ये ने कहा। हुआंग जिरुई ने सिर हिलाया। यू हंचाओ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फूलिश वॉकर के नेतृत्व में एक लड़ाकू दल आएगा। कैप्टन ज़ेग बिन आंतरिक गश्ती विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने आधे साल पहले बेस डिफेंस डिवीजन छोड़ दिया था। एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं, है ना? धन्यवाद। वांग ये ने सिर हिलाया। आपका स्वागत है, हुआंग जिरुई ने कहा। बेस डिफेंस डिवीजन उन पर नजर रख रहा है। वे कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मुझे लगता है कि आपको सूचित करना जरूरी है। हाँ, मैं समझ गया। वांग ये की आंखें चमक उठी। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो बेझिझक मुझसे मिलो। हुआंग जिरुई ने वांग ये को घूर कर देखा। वांग ये ने कहा, जरूर, मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। पुरुषों के बीच की दोस्ती लड़कियों के बीच की दोस्ती से कहीं अधिक विश्वसनीय थी। हुआंग जिरुई को दूर भेजने के बाद वांग ये ने इस बारे में सोचा। यू हांचाओ के बारे में कुछ भी डरावना नहीं था। वह केवल एक स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा था। यहां तक कि अगर वह टूट भी गया होता तो वह केवल एक स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा होता। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह सुदृढ़ीकरण मंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर ले तो यू हांचाओ को मारना उसके लिए आसान हो जाएगा। वास्तविक समस्या संभवतः फूलिश वॉकर की लड़ाकू टीम थी। हालांकि वे हुआक्सिया में कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें गठबंधन के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। जब लाभ कीमत से अधिक हो जाता है तो ये कहना मुश्किल होता है। वह यू हांचाओ के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वह होता तो क्या करता? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे मारने के लिए मूर्ख वॉकर में शामिल होने को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल करें। वांग ये ने आसानी से अनुमान लगा लिया। बल्कि हो सकता है कि यू हांचाओ ही वह व्यक्ति था जिसने फूलिश वॉकर से संपर्क किया था। मूर्ख वॉकर के लिए उसे खुद मारना मूर्खता थी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वे यू हांचाओ के लिए अवसर पैदा करने और उसके कार्य करते समय उसकी रक्षा करने में अधिक सक्षम थे। मुझे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना होगा। वांग ये ने तुरंत एक योजना बनाई। विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने की तुलना में उन्होंने पहल करना पसंद किया। बेशक इसमें डॉक्टर शू के साथ हुए झगड़े शामिल नहीं है। डॉक्टर शू की उकड़ू मुद्राएं हिलते हुए लाल वाइन के गिलास की तरह थी। इससे वह कठोर हो गया। तारांकन, रात में एक खंडहर इमारत में। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। ज़ेग बिन ने यू हांचाओ को देखते हुए धूम्रपान किया। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। अगर वह बहुत चालाक न होता और अकेले काम न करता तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यू हांचाओ की आवाज ठंडी थी। अरे, तुम क्या कह रहे हो? एक लाल बालों वाला युवक टूटी फूटी चीनी भाषा में अरुचिकर भाव से बोला। ज़ेग बिन ने अपने अधीनस्थ को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, बस इतना ही। यू हांचाओ ने कहा, मैं अपना काम पूरा करने के बाद आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। चिंता मत करो, बेस सिटी अब गड़बड़ में है। कोई भी लेवल 4 जेनेटिक योद्धा की मौत की जांच नहीं करेगा। अगर वे करते भी हैं तो इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बेशक, ज़ेग बिन ने धुएं का छल्ला उड़ाया। बस इतना ही, कल मेरी खबर का इंतजार करो। यू हांचाओ पलटकर चला गया। सुनसान हॉल में फूलिश वॉकर के चारों लोग उपहास कर रहे थे। वह पहले से ही बहुत निराश और हताश है, फिर भी वह अभी भी बहुत घमंडी है। घड़ी का तत्काल अनुवाद एक तिरस्कारपूर्ण भाव वाले चौकोर चेहरे वाले आदमी से आया। एक सड़ी हुई नाव में भी 3 कीलें होती हैं, भाईपू, एक और छोटे कद के युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, क्या कोई चाल होगी? लाल बालों वाले युवक ने ज़ेग बिन की ओर देखते हुए मोटे लहजे में कहा। ज़ेग बिन ने अपनी सिगरेट बुझाई। ब्रह्मांडीय राक्षस आने वाला है। पूर्वी बेस सिटी जल्द ही गिर जाएगी। यू हांचाओ का इस समय हमारे साथ जुड़ना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। वांग ये को मारना सिर्फ अनुकूल स्थिति का फायदा उठाना है। क्या हम मुसीबत में पड़ जाएंगे? चौकोर चेहरे वाले आदमी की घड़ी ने उसके शब्दों का अनुवाद किया। अपने हाथ अपने पास रखो, परेशानी मत करो, लोगों को मत मारो, और कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमसे पूछताछ की जाती है तो सब कुछ यू हांचाओ पर थोप दो। ये हुआक्सिया है, इसलिए तुम्हें खुद पर संयम रखना चाहिए, ज़ेग बिन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, बॉस, तीनों ने जवाब दिया। एट नोबल एट। क्या होगा अगर यू हांचाओ असफल हो जाए? छोटे कद के युवक ने अचानक पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेग बिन ने भौहें सिकुड़ी और सिगरेट का एक गहरा कश लिया। फिर उसने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया।
यह इस हद तक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम स्थिति के हिसाब से उसकी थोड़ी मदद करेंगे। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। ठीक है, बस इतना ही। वांग ये ने कॉल समाप्त कर दी। वह खड़ा हुआ और अपने शरीर को तानकर स्वतंत्र साधना कक्ष में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। अचानक फोन कंपन हुआ। अनाबेला, मैं सुरक्षित रूप से रिजर्व बेस शहर में पहुंच गई हूं, वांग ये। एनाबेला, क्या आप व्यस्त हैं? अनाबेला, क्या मैं ये सब खत्म होने के बाद आपसे मिल सकती हूँ? दयनीय .jpg। ऐसा लग रहा था कि चीजें अभी तक सुलझी नहीं थी। हालांकि यह बात सही थी। इस समय पूर्वी बेस सिटी इतनी व्यस्त थी कि उनके पास उसके मामले की जांच करने का समय नहीं था। ब्रह्मांडीय राक्षस आपदा समाप्त होने से पहले हर चीज को पीछे धकेलना पड़ा। ठीक है, वांग ये ने सरलता से उत्तर दिया। ब्रह्मांडीय राक्षस नाम 9 की गतिविधियों को देखते हुए वह वर्तमान में 144 किलोमीटर दूर था। मंच लगभग फटने ही वाला था। आशा और प्रत्याशा के बीच वे हुआक्सिया और दुनिया के सबसे मजबूत इवॉल्वर याओ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया और साधना कक्ष में प्रवेश किया। उसने अपना इंटरफेस खोला। संभावित अंक 312। पिछले 2 दिनों में उन्होंने निवारक मिशनों से 100 से अधिक अंक अर्जित किए थे, जो कि उनके शिकार के 2 दिनों की तुलना में अधिक थे। विशेषकर आज 2 मध्यम श्रेणी के दुर्लभ स्तर के राक्षसों को मारने के बाद उसे क्रमशः 30 और 60 संभावित अंक प्राप्त हुए। क्या यह संभव है कि जियोकिन उसे समृद्ध बना सके? ये भी सही नहीं था। उसने सभी राक्षसों और दानवों को आकर्षित किया। मध्यवर्ती तारा विकास तकनीक के बाद वांग यी की चेतना जोड़ स्तर पर आ गई। खेती की तकनीक सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके स्तर में वृद्धि से न केवल शरीर और मानस मजबूत होगा, बल्कि प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ ही वांग ये ने मुख्य साधना तकनीक विकसित की। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप स्टार इवोल्यूशन विधि के स्तर को बढ़ाने के लिए 200 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, उसकी चेतना तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गई। एक विशाल तारे में रूपांतरित होकर उन्होंने साधना करते हुए मध्यवर्ती तारा विकास तकनीक के रहस्यों को समझा। समय तेजी से आगे बढ़ा और खेती भी तेज हो गई। जैसे जैसे वह साधना करता गया, ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े उसके दिमाग में आते गए और वह तुरंत समझ गया। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक अभ्यास योजक चिन्ह ग्रेटर देन प्रवीण। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग यी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसकी कोशिकाएं रूपांतरित हो गईं और उसकी मानसिकता विस्तृत हो गई। बहुत बढ़िया सुधार। स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा 52%। स्तर 4 योग्यता उपयोगकर्ता 60%। उनमें से प्रत्येक में 37% की वृद्धि हुई थी, जो मूनवेब की उन्नत विकास तकनीकों के प्रभावों से कहीं अधिक थी। जैसे जैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता गया, तारा विकास तकनीक की गहनता और अधिक मजबूत होती गई। इस दर पर, जब मध्यवर्ती स्टार इवोल्यूशन तकनीक महारत के चरण तक पहुंचती है, तो मेरे आनुवंशिक योद्धा और क्षमता उपयोगकर्ता दोनों को स्तर 5 तक बढ़ना चाहिए। वांग ये की चेतना जोड़ पर गिर गई। प्रवीणता स्तर से निपुणता स्तर तक पहुंचने के लिए 400 संभावित अंकों की आवश्यकता होती है, ज्यादा नहीं। उसकी वर्तमान गति से 3 दिन पर्याप्त थे। उसके पास 112 संभावित अंक बचे थे। उसने उन सभी का उपयोग किया। मध्यवर्ती नियंत्रण मंत्र शुरुआती योजक चिन्ह ग्रेटर देन अभ्यास किया हुआ। मध्यवर्ती सुदृढ़ीकरण मंत्र शुरुआती योजक चिन्ह ग्रेटर देन अभ्यास किया हुआ। वांग ये ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब उसे युद्ध शक्ति की आवश्यकता थी। 100 संभावित अंक खर्च करके उन्होंने दोनों को अपग्रेड कर दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कंट्रोल स्पेल के स्तर अप ने उसे अपनी क्षमता पर अधिक नियंत्रण करने और अधिक कुशल बनने की अनुमति दी। ये सभी क्षमता मंत्रों का आधार भी था। इस बीच मध्यवर्ती सुदृढ़ीकरण मंत्र के स्तर अप का प्रभाव और भी अधिक दिखाई दे रहा था। उसके शरीर को मजबूत करने की सीमा 20% से बढ़कर 140% हो गई थी। अपनी वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ मैं मूलतः स्तर 5 के आनुवंशिक योद्धा को दबा सकता हूं। वांग ये ने अपने परिवर्तित शरीर के साथ अनुकूलन कर लिया। ताकत में 140% की वृद्धि शरीर पर बहुत बड़ा बोझ थी, लेकिन विस्फोटक शक्ति भी चौंकाने वाली थी। अगर मैं बचाव छोड़ दूं और बचाव के लिए मैनिफेस्टेशन स्पेल पर भरोसा करूं, तो एक को लेवल 6 जेनेटिक योद्धा के खिलाफ भी मौका मिलेगा। उसका तुरुप का पत्ता और भी अधिक शक्तिशाली था। अपनी ताकत में वृद्धि से वांग ये का आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ गया। कल अगर यूहान चाओ ने प्रकट होने की हिम्मत की, तो उसका कल कभी नहीं होगा। वांग ये को आज मरना होगा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अगली सुबह वांग ये साधना कक्ष से बाहर चला गया। आरंभिक अभिव्यक्ति मंत्र ग्रेटर देन मध्यवर्ती अभिव्यक्ति मंत्र।
उच्च स्तरीय नियंत्रण मंत्र के साथ वह चंद्र व प्रशिक्षण क्षेत्र में आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। वांग ये ने पूरी रात बिताए और आखिरकार तरकीब समझ ली। उसने सफलतापूर्वक पूर्णता चरण के शुरुआती प्रकटीकरण मंत्र के स्तर को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। वह न केवल मध्यवर्ती प्रकटीकरण मंत्र के साथ अपनी क्षमता पर अधिक नियंत्रण कर सकता था, बल्कि उसने जारी की गई क्षमता पर भी सटीक नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे वह क्षमता प्रकटीकरण की दिशा, रूप आदि को बदल सकता था। वांग यी के लिए यह उनकी रक्षा क्षमता में वृद्धि थी। उन्होंने पहले से ही पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं। 20 किलोमीटर रवाना होने से पहले वांग ये ने वास्तविक समय की दूरी की जांच की। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 आज रात ही दूरी को 100 किलोमीटर से भी कम कर देगा। हालांकि यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। मंच पर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि याओ एकांत में साधना कर रहा था, कुछ ने कहा कि वह पिरामिड से भाग रहा था, और कुछ ने कहा कि वह पहले से ही ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 से लड़ रहा था। मुख्यालय से जवाब मिला कि बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। रक्षात्मक क्षेत्र। बहन किन ने छुट्टी मांगी। सोंग शुई को यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। मैं उसे कॉल करूंगी। कोई जरूरत नहीं, वांग ये और हुआंग जिरुई ने एक स्वर में कहा। तुम लोग। सोंग शुई ने उन दोनों की तरफ देखा, उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे झूठ बोलने के लिए सेना में शामिल होना चाहते हो। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या बहन किन किसी गुप्त मिशन पर गई थी? अगर आप ऐसा कहते हैं। हुआंग जिरुई ने राहत की सांस ली। तुम बहुत होशियार हो, वांग ये ने प्रशंसा की। क्या मैं नहीं हूं? मैं तुम लोगों के उन तुच्छ विचारों को कैसे नहीं समझ सकती? सोंग शुई ने हुआंग जिरुई की ओर अपनी भौहें उठाई। हुआंग जिरुई अवाक रह गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह सोचती हो कि वह उसे पसंद करता है ना? अचानक सोंग शुई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने वांग ये को देखा। बहन किन यहां नहीं है। भाई ये, क्या आप अकेले ठीक है? क्या आप चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है, वांग ये ने साफ मना कर दिया और हुआंग जिरुई की ओर देखा, जिसके होंठ मुड़े हुए थे। जिरुई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वाहन चांगजून रिज पर पहुंचा। पर्वत श्रृंखला निरंतर थी और हर जगह राक्षस स्तर के राक्षस देखे जा सकते थे। ची, वांग ये ने जल्दी से एक बदसूरत राक्षस को मार डाला और चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक भ्रम है या नहीं, लेकिन यहाँ राक्षस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोग आज अपने मिशन के दौरान सावधान रहें। वांग ये ने हुआंग जिरुई को घूरते हुए चेतावनी दी। बाद वाले ने सिर हिलाया। सोंग शुई मुस्कुराई, बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश थी कि वांग ये ने उस पर ज्यादा भरोसा किया। वह मुझसे आपकी देखभाल करने के लिए कह रहा है। हुआंग जिरुई ने मन ही मन सोचा और वांग ये की ओर देखा। अकेले रहते समय सावधान रहना। मुझे किसी भी समय फोन करना। समझ गया। तुम बहुत ही अस्थिर हो, वांग ये ने हंसकर टाल दिया। वह उन दोनों से अलग हो गया। वह अपने पीछे किसी की अचानक अनुपस्थिति का आदी नहीं था, लेकिन उसे अपने मामलों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह नहीं चाहता था कि जियोकिन आज की योजना में भाग ले, इसलिए उसने हुआंग जिरुई से उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा। लड़कों का सहयोग करना सामान्य बात थी। इसके अलावा, अगर जियोकिन यहां होता, तो कई अनियंत्रित चर होते। मूर्ख वॉकर का तीसरा लड़ाकू दस्ता चांगजून रिज में आ पहुंचा था। उन चारों में काफी लड़ाकू शक्ति थी, विशेषकर उनके कप्तान ज़ेगबिन, जो स्तर 6 के आनुवंशिक योद्धा थे। तीनों सदस्य हत्या के अनुभवी थे और उनके हाथ कोहनी तक खून से सने हुए थे। यहाँ एक राक्षस की लाश है। इसे यही होना चाहिए, बॉस। छोटे कद के युवक ने अपने हाथ में मौजूद छोटे ब्लेड से राक्षस की लाश पर वार किया, और एक तेज रोशनी चमक उठी। बेस डिफेंस डिवीजन के लोग अभी भी दूर से हमारा पीछा कर रहे हैं। चौकोर चेहरे वाले आदमी की घड़ी ने अनुवाद किया। वे बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं। उनकी चिंता मत करो। कैप्टन ज़ेगबिन के मुंह में सिगरेट थी और उसका चेहरा गंभीर था। यू हानचाओ ने जो निर्देशांक भेजे हैं, उनका अनुसरण करो। ऊपर जाओ और उससे थोड़ी दूर रहो। चलो इसे साफ सुथरा करते हैं। हाँ बॉस। तारांकन। तारांकन। एक पहाड़ी पर वांग ये ने अकेले ही राक्षस स्तर के राक्षसों को मार डाला। उसने पहाड़ों पर जाने का चुनाव नहीं किया। एक तो इसलिए कि उसे डर था कि वहां बहुत सारे राक्षस होंगे और उन्हें खत्म करना मुश्किल होगा, और दूसरा इसलिए कि उसे डर था कि यूहानचाओ उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो तो बस उसके लिए बहुत चिंतित था। अब वार्म अप का समय था। स्तर 4 के आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक शक्ति के साथ वांग ये को किसी भी जटिल चाल की आवश्यकता नहीं थी।
वह आसानी से एक उच्च श्रेणी के राक्षस को एक आकस्मिक वार से मार सकता था। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। वांग ये को पता था कि यू हानचाओ आज जरूर आएगा। जब ब्रह्मांडीय राक्षस आएगा और पूर्वी बेस शहर में आपदा भड़केगी, तो उसके लिए उसे मारने का दूसरा मौका ढूंढना मुश्किल होगा। बेशक उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। ओह! तेज हवा का झोंका आया और अपने साथ खून की गंध लेकर आया। उसके पीछे से कदमों की आहट आई। वांग ये ने पलटकर देखा और यू हानचाओ के परिचित चेहरे पर ठंडे भाव थे। दूसरा पक्ष निकट आया और हत्या की मंशा से वातावरण भर गया। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। यू हानचाओ बेवकूफ नहीं था। इसका अंत होना ही चाहिए। वांग ये ने यू हानचाओ की ओर देखा। पूरे पहाड़ पर कोई और नहीं है और तुम्हें इतना भरोसा है। यू हानचाओ हमेशा काम करने से पहले योजना बनाता था। वह बहुत सावधान था और उसकी तीखी नजरें वांग ये पर टिकी थी। हम दोनों स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा हैं, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, वांग ये ने विनम्रता से कहा। क्या ऐसा है? यू हानचाओ की आवाज तालाब की तरह शांत थी। वह अभी कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में पहुंचा था। जेग बिन के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह पहले से ही स्तर 5 का आनुवंशिक योद्धा था। बेशक इसमें वांग यी भी शामिल था। झनकार, यू हानचाओ ने अपनी इंद्रधनुषी तलवार निकाली, उसके चेहरे पर ठंडक थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वांग ये कोई चाल चलेगा। मूर्ख वॉकर की टीम के 4 सदस्यों के साथ ये बीमा की तरह था कि वांग ये बच नहीं पाएगा। बचाव दल के अन्य सदस्य वहां मौजूद नहीं थे, जिससे उन्हें काफी मशक्कत से बचाया जा सका। आज वांग ये को मरना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इंद्रधनुष तलवार तकनीक। यू हानचाओ की इंद्रधनुषी तलवार तकनीक उसके छोटे भाई की कमजोर तकनीक से बिल्कुल अलग थी। ये सूर्य को भेदने वाले इंद्रधनुष की चमक और चपलता को बखूबी प्रदर्शित करती थी। एक आमने सामने की टक्कर। वांग ये बहुत निर्णायक थे। श्रृंखला 2 रेड सन ब्लेड चमक उठी जब उसने तेजी से राइजिंग सन पर हमला किया। जिस क्षण उन्होंने एक दूसरे पर वार किया, यू हानचाओ को लगा कि वांग यी की तलवार में कुछ गड़बड़ है। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। शक्तिवर्धक मंत्र। क्या वांग ये ने शिविर के क्षमता उपयोगकर्ताओं से कोई जादू मांगा था? छोटी छोटी तरकीबें। यू हानचाओ का हथियार वांग यी के हथियार से ज्यादा शक्तिशाली था। तलवार और कृपाण टकराए। इससे उसे अंदाजा हो गया कि वांग यी कितना ताकतवर था। वांग ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, एक स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा के लिए बुरा नहीं था। ये दुख की बात थी कि वह अब भी उससे हीन था। कुछ हमलों के बाद यू हानचाओ अचानक आक्रामक हो गया। इंद्रधनुषी तलवार तकनीक ने तुरंत ही अपनी हत्या की मंशा प्रकट कर दी। ये त्वरित और संक्षिप्त था। तलवार की रोशनी आसमान में इंद्रधनुष की तरह सभी दिशाओं में फैलती थी। इंद्रधनुष प्रवेश। टकराना। यू हंगहान की युद्ध शक्ति एक पल में ही सामने आ गई। अब उसके लेवल 5 के जेनेटिक योद्धा शरीर की कठोरता छिपी नहीं रह गई थी। चाहे उसकी गति हो या ताकत, वह अचानक दोगुनी हो गई। आश्चर्य। वह वांग यी को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहता था। वह वांग यी से कहेगा कि वह प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। झनकार। हथियारों में टकराव हुआ। यू हानचाओ की कलाई पर बहुत जोर का प्रहार हुआ और वह लगातार कांपने लगी। उसने स्पष्ट रूप से लेवल 5 जेनेटिक योद्धा के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, फिर भी उसे वांग यी के हमले से पीछे हटना पड़ा। न केवल उसकी कलाई, बल्कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। क्या हो रहा था? यू हानचाओ पीछे हट गया, उसके हाव भाव बदल गए क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। न केवल वांग ये की कृपाण चमक रही थी, बल्कि उसका शरीर भी हल्का हल्का चमक रहा था। ये बहुत परिचित था, लेकिन बहुत अपरिचित भी। क्षमता। धमाका। उस समय यू हानचाओ के सिर में उथल पुथल मच गई। उसके सारे संदेह दूर हो गए। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वांग ये की साधना की गति इतनी चौंकाने वाली क्यों थी, क्यों वह अपने छोटे भाई को आसानी से मार सकता था, क्यों। शश। यू हानचाओ ने जोर से सीटी बजाई। उसने मदद की गुहार लगाई। उसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण था। वांग यी के तीखे हमले को रोकने के बाद यू हानचाओ को पीछे हटना पड़ा, उसके आंतरिक अंग हिंसक रूप से हिलने लगे। ये वह गुप्त कोड था जिसका उपयोग वह फूलिश वॉकर की टीम के साथ संवाद करने के लिए करता था। सौभाग्यवश उन्होंने बैकहैंड तैयार कर रखा था। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो फूलिश वॉकर की टीम उसे बचाने के लिए वहां मौजूद रहेगी। यहां तक कि अगर वांग यी एक क्षमता उपयोग करता था और वह सुदृढ़ीकरण मंत्र के साथ अपने शरीर को मजबूत कर सकता था, तो वह अधिक से अधिक स्तर 5 का आनुवंशिक योद्धा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संख्या में लाभ की बात तो छोड़ ही दीजिए, अकेले कैप्टन जेग बिन ही पहले से ही स्तर 6 के आनुवंशिक योद्धा थे।
बूम, वांग ये का सुदृढ़ीकरण मंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया था। आमने सामने की मुठभेड़ में उसने यू हानचाओ को पूरी तरह से दबा दिया। बाद वाले के चेहरे पर बहुत ही जटिल भाव थे। उसमें चिंता, घृणा और ईर्ष्या थी। 100%, 120%। वांग यी का ब्लेड पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था, मानो कोई दिव्य हथियार स्वर्ग से उतरा हो। यू हानचाओ को एक के बाद एक असफलताएं झेलनी पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह बहुत फुर्तीला था और अपनी तलवार तकनीक से खुद का बचाव करने में कुशल था, लेकिन लगातार बचाव के कारण उसका शरीर हर जगह घायल हो गया था और उसका ग्लो कॉम्बैट सूट अब मजबूत नहीं था। फिर से, वांग ये की आंखें तेज थीं। सीरीज 2 रेड सन सेबर के गरजते प्रहार ने यू हानचाओ की बची खुची रक्षा को तहस नहस कर दिया। वृद्धि 140%। दबाव पू, यू हानचाओ ने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टूटकर बिखर गया हो और प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया हो। ये बहुत भयानक था। उसने कभी इतना शक्तिशाली नौसिखिया नहीं देखा था। वांग यी को इवॉल्वर बने हुए सिर्फ 1 महीना ही बीता था, लेकिन वो पहले से ही इतना ताकतवर था। एट नोबल बन एट भाग जाना। यू हानचाओ के दिमाग में बस यही विचार था। जब तक जीवन था तब तक आशा थी। मूर्ख वॉकर की टीम जल्द ही आनी चाहिए। उसे बस समय पर रुकने की जरूरत है और वह बच जाएगा। फूलिश वॉकर में शामिल होने के बाद वह वांग ये से निपटने का कोई तरीका सोचेगा। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए यू हानचाओ अपनी चोटों को सहते हुए भागने ही वाला था। अचानक उसके पैर बहुत भारी लगने लगे, मानो उसे बेड़ियों ने मजबूती से जकड़ रखा हो। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। योग्यता की बेड़ियां, 2 क्षमता बंधनों ने उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। पिंग, यू हानचाओ ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वांग ये का ब्लेड गिर गया और B2 रैंक रक्षा वाला ग्लो कॉम्बैट सूट बिखर गया। यू हानचाओ ने अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज सुनी और एक पल में उसे तेज दर्द हुआ। कुछ असंभव नहीं। उसने पूरे पहाड़ की जांच की थी। क्षमता उपयोगकर्ता यू शुएकिन आसपास नहीं था। अभी अभी मैनिफेस्टेशन स्पेल। क्या ये वांग ये था? क्या वह सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता नहीं था? क्या वह इसके बजाय रिलीज प्रकार था? ये भी सही नहीं है। वांग ये एक अत्यंत दुर्लभ विशेष प्रकार की क्षमता वाला उपयोगकर्ता था। यह विचार यू हानचाओ के दिमाग में कौन था? यू हानचाओ अपनी अंतिम सांस तक लटके रहे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसने धुंधले ढंग से देखा कि एक व्यक्ति तलवार थामे हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह बहुत लंबा था। वह नहीं समझा। मूर्ख वॉकर की टीम अभी तक क्यों नहीं आई? समस्या क्या थी? वे नहीं आएंगे। वांग ये की आवाज साफ सुनाई दी। यू हानचाओ की पुतलियां तुरंत फैल गईं। अपनी मृत्यु से पहले उनके विचार उनके जीवन के अंतिम क्षणों में बेहद स्पष्ट थे। उनका चेहरा क्रूर था और उन्होंने खून से भरे मुंह से चिल्लाते हुए कहा, नहीं। ची, ठंडी रोशनी गिरी। यू हानचाओ का सिर नीचे झुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धन्यवाद कैप्टन जिया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। पहाड़ी पर टोंग वू एक लंबे और मजबूत चौकोर चेहरे वाले आदमी को एक हाथ से उठाए हुए था, जैसे कि वह एक मुर्गी को उठाए हुए हो। टकराना। उसने धीरे से अपना हाथ फेंका और दूसरे पक्ष को जोर से कीचड़ भरी जमीन पर फेंक दिया। दूसरे पक्ष का सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह पत्थर चकनाचूर हो गया। चौकोर चेहरे वाला आदमी अचंभित होकर उठा और उलझन में इधर उधर देखने लगा। जब उसने भावशून्य टोंग वू को देखा तो उसने तुरंत डर दिखाया। आप कौन है? चौकोर चेहरे वाले आदमी की आवाज घड़ी से सुनी गई। तुम्हारे पूर्वज। टोंग वू ने उस चौकोर चेहरे वाले आदमी को, जो खड़ा होने ही वाला था, लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। वू, तुम बहुत ही घटिया हो, हान रोबिन ने अपने सभ्य और सज्जन व्यक्तित्व के साथ कहा। लेकिन जब उसने लाल बालों वाले उस युवक को छिपकर भागने की कोशिश करते देखा तो वह उसके पास गया और उसे कुछ जोरदार लात मारी। भाड़ में जाओ, क्या मैंने तुम्हें मुंह दिखाए? बस वहीं रहो और इंतजार करो। भाड़ में जाओ। बीच में बैठा छोटा युवक जमीन पर गिरकर कांप रहा था। उसने ऊपर देखा और एक नुकीले बालों वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह तुरंत जितना हो सका चुप हो गया। केवल स्वर्ग ही जानता था कि उनका क्या सामना हुआ था। दुष्स्वप्न यादें। वे यू हानचाओ को मामला सुलझाने और लड़ाई को जल्दी खत्म करने में मदद करने के लिए पहाड़ पर चढ़े ही थे कि अचानक लोगों का ये समूह आ गया। बिना कुछ कहे उन्होंने पहले गाली गलौज की और फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। भाईपो तेजी से भागा लेकिन फिर भी पकड़ा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसका बॉस कैसा होगा। यहान इतनी धीमी क्यों है? क्या उसकी बड़ी छाती उसकी चाल को प्रभावित करती है? हान रोबिन ने जवाब दिया।
चोंग वू ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाकर पहाड़ की ओर देखा। एक परिचित व्यक्ति मुस्कुराते हुए नीचे भागा। कैप्टन जिया, भाई चोंग, भाई बिन। वांग ये ने जमीन पर पड़े 3 बंदियों पर नजर डाली और चारों ओर देखा। बहन हान और भाई जिया कहाँ है? ये कैप्टन जिया के नेतृत्व वाली विशिष्ट बचाव टीम N0.7 थी। वांग ये बेवकूफ नहीं था। क्यों न अपने पीछे के विशाल पेड़ की छाया का आनंद लिया जाए। हर चीज को अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं थी। भाई सन ने उससे पहले ही कहा था कि अगर उसे कोई समस्या आए तो वह कैप्टन जिया के पास जा सकता है। चोंग वू ने कहा, जियो जिया राक्षसी मनुष्यों की जांच कर रहा है। ये हान जेग बिन का पीछा करने गया था। वह आदमी बहुत चालाक है। जब उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह अपनी टीम के सदस्यों की जान और मौत की परवाह किए बिना भाग गया। स्वार्थी खलनायक, जिया वगुआंग ने घृणा से कहा। इस तरह के कचरे बेस डिफेंस डिवीजन में हुआ करते थे। मैं ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ। ब्रेट, यू हानचाओ कहाँ है? हान रोबिन ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने कहा, उसने शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। बुरा नहीं है, बच्चे। मैंने सुना है कि वह आदमी लगभग लेवल 5 पर है ना? हान रोबिन ने भौहें उठाई। वांग ये ने कहा, वह पहले से ही स्तर 5 पर था। जिया वगुआंग और टोंग वू की आंखें चमक उठी। फूलिश वॉकर के 3 लोग जो बैठे हुए थे, यू हानचाओ को इतना कोस रहे थे कि शायद वह अपने ताबूत से बाहर कूद पड़ेगा। उसने किसे अपमानित किया? यदि यू हानचाओ न होते तो उनकी यह स्थिति नहीं होती। अचानक हवा का एक अजीब झोंका आया। वांग ये का दिल कांप उठा क्योंकि उसे हल्की सी अपनापन की अनुभूति हुई। ये जागृति प्रकार के गिद्ध दानव के समान था जिसे उसने कल मारा था। हिंसक हवा में तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव था। यह एक योग्यता थी। धप, हल्की सी आवाज सुनाई दी। वांग ये ने बड़े स्तनों की जोड़ी पर नजर डाली जो अचानक उसके सामने आ गए थे। भगवान का शुक्र है कि जब वह उतरा तो हल्का सा भी कंपन नहीं हुआ। बहन हान का फिगर बहुत अच्छा था। नहीं, अच्छा कौशल। एक छोटे से बवंडर ने जेग बिन को चारों ओर से घेर लिया और उसे अपने 3 साथियों के साथ पुनः जुड़ने के लिए जमीन पर भेज दिया। माफ कीजिए, मैं थोड़ा देर से आया हूं। सु यिहान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। सब ठीक है। जिया वगुआंग ने मुस्कुराते हुए अपने नुकीले बालों को दोनों हाथों से सहलाया। उसने बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर उन्हें घूर रहे थे और उन्हें इशारा किया। एट नोबलबन एट। आओ, सब यहाँ है। मूर्ख वॉकर, है ना? जिया वगुआंग ने बैठकर उन चारों को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने तुम लोगों के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए, अनैतिक और चरमपंथी काम करने लगे। जेग बिन ने उठने की कोशिश की और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। यह अन्य लोन रेंजर संगठनों की ओर से सिर्फ बदनामी है। क्या ऐसा है? तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिया वगुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यू हानचाओ को लोगों को मारने से रोकने के लिए। जेग बिन ने भौहें सिकोड़ी। कल मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह जाने से पहले एक पुरानी दुश्मनी को सुलझाना चाहता था। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि उम्मीद थी, वह आज सुबह संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहा था। इसलिए हम उसे रोकने के लिए यहां तक आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत खूब। अगर वह राष्ट्रपति नहीं बने तो ये दुख की बात होगी। वांग ये ने मन ही मन सोचा। जिया वगुआंग को ज्ञान हुआ। तो तुम मानते हो कि मूर्ख वॉकर हुआक्सिया में हत्या कर रहा है? अंतिम 4 शब्दों पर इस प्रकार जोर दिया गया जैसे वे निकटवर्ती बेस रक्षा प्रभाग के सदस्यों से कहे गए हो। मूर्ख वॉकर के चारों पात्रों के हाव भाव बदल गए। जेग बिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, यह उसका निजी काम है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वह आधिकारिक तौर पर फूलिश वॉकर में शामिल नहीं हुआ है। मुझे भौंकना समझ में नहीं आता। जिया वगुआंग ने एक लंबे चेहरे के साथ खड़े होकर उन चारों को देखा। मैं बहुत शिक्षित नहीं हूं और आपकी सभी चालें नहीं समझ सकता। मैं केवल इतना जानता हूं कि आप मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। क्या ये सही नहीं है, वांग ये? क्या ये सच नहीं है? वांग ये ने सिर हिलाया। तुम लोगों ने पहले हमला किया, है ना? हाँ, वांग ये ने प्रतिध्वनित किया। वह एक सहायक की तरह क्यों था? हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। वांग ये ने देखा कि फूलिश वॉकर के चारों लोगों के चेहरे हरे हो गए थे। हमें क्या करना चाहिए? जिया वगुआंग की नजर कुलीन बचाव दल नंबर 7 के सदस्यों पर पड़ी। मार डालो, उन्हें मरने दो, उन्हें काट दो। चोंग वू और अन्य 2 के स्वर और भाव आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। सर्वसम्मति से पारित। जिया वगुआंग उन चारों के पास गया और उन्हें नीचे देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुम छोटे बदमाशों, क्या तुम सच में सोचते हो कि हुआक्सिया में कोई नहीं है?
क्या तुम सोचते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मूर्ख और ज़ॉम्बी हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा था उसका नाम जिया वगुआंग है। झनकार, जेग बिन के गुप्त हमले वाले खंजर को जिया वगुआंग ने पकड़ लिया। दरार, खंजर धूल में बिखर गया। जेग बिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। एक हाथ ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। जेग बिन की पुतलियां चौड़ी हो गईं और वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, जिससे घुटन की आवाज आ रही थी। देखो, उन्होंने पहला कदम उठाया, जिया वगुआंग ने नकली मुस्कान के साथ बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों से कहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और जेग बिन का गला तोड़ दिया। बाद वाला धड़ाम से जमीन पर गिर गया। एक प्रतिष्ठित स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा को चींटी की तरह कुचल दिया गया। शेष 3 लोग तुरंत अचंभित रह गए। बहुत बहुत भयानक। कप्तान जैसे ताकतवर व्यक्ति को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा दूसरा पक्ष तो बिल्कुल अनुचित था, भाग जाना। वे तीनों बड़ी ही मौन समझदारी के साथ सभी दिशाओं में भाग निकले। अचानक उनके शरीर भारी लगने लगे, जैसे कि उन पर हजारों टन का भार हो और उनके लिए एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो गया हो। हवा में ऐसा दम घुट रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दन दबा रहा हो, और पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। क्षमता। वांग यी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने क्या देखा? परिवर्तन प्रकार की क्षमता। कैप्टन जिया जहां थे वहीं खड़े रहे, उनके चेहरे पर ठंडक थी और उनके शरीर से एक चौंकाने वाला दबाव निकल रहा था। क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तेजी से बढ़ा और क्षमता ने लक्ष्यों को दबा दिया। बैंग बैंग बैंग, 3 विस्फोट हुए और खून चारों ओर फैल गया, जो एक अदृश्य ऊर्जा दीवार पर गिरा। फूलिश वॉकर के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौन, अब सब ठीक है बच्चे। जिया वगुआंग ने वांग यी के कंधे को थपथपाया और उसे पीछे छोड़ दिया। जब वह बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों के पास से गुजरा तो वह एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा शांत था और उसकी नजर गहरी थी। जब तुम वापस जाओ और अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करो तो ये स्पष्ट करना याद रखना, मैंने, जिया वगुआंग ने उन सभी को मार डाला। क्या तुम समझे? बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वे अचंभित होकर सिर हिलाने लगे। बहुत अच्छा। जिया वगुआंग ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की, जैसे कि वह होनहार बच्चों के एक समूह को देख रहा हो। उन्होंने हाथ हिलाया और विशिष्ट बचाव दल N0.7 के साथ चले गए। बहुत सुंदर। वह खुद को अच्छा दिखाने में बहुत अच्छा था। वांग यी को अंदर से गर्मी महसूस हुई। कैप्टन जिया वाकई एक मर्द था। वह बहुत शांत स्वभाव का था, स्वाभिमानी था और अपनी मर्जी से काम करता था, लेकिन कोई उससे नफरत नहीं कर सकता था। आज भी वांग यी को याद है कि कैप्टन जिया ने पहली मुलाकात में उससे क्या कहा था। अरे बच्चे, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया? अगर हाँ तो बस कह दो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। धन्यवाद कैप्टन जिया, वांग यी ने धीरे से कहा जब उसने दूर से जा रहे आदमी की पीठ की ओर देखा। यहाँ है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। बहुत गरीब, मूर्ख बेकर भी ठीक नहीं है ना? वांग ये ने लाशों की तलाशी ली और हथियारों से भरी एक बोरी को पहाड़ से नीचे खींच लिया। उपकरणों से निपटना आसान नहीं था और वे बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उदाहरण के लिए, यू हंचाओ का ग्लो कॉम्बैट सूट पहले ही फट चुका था। अधिक से अधिक, वह कुछ स्क्रैप सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होगा। जहां तक मूर्ख वॉकर के चारों उपकरणों की बात है, तो उन सभी पर एक विशेष प्रतीक अंकित था। उनसे निपटने से अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। हथियार सबसे अच्छे थे, उन पर कोई निशान नहीं था, वे बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं थे, और सभी सामान्य उपकरण थे। वे लगभग नए भी थे क्योंकि वे निजी इस्तेमाल के लिए थे। यदि वह इन्हें 50% छूट पर भी बेचे तो बहुत पैसा कमा सकता है। पहाड़ की तलहटी में एक सुंदर आकृति, चिकना और चमकदार तकनीकी सूट पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। पहाड़ों से घिरा ये स्थान एक अनोखा और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। तुम यहाँ क्यों हो? वांग ये ने आगे बढ़कर यू शुइकिन को गले लगा लिया, इससे पहले कि वह जवाब दे पाती। मुझे तुम्हारी चिंता है। यू शुइकिन की आवाज मधुर और कोमल थी। अंततः वह उससे यह बात छिपा न सका। जैसा कि अपेक्षित था, लड़कियां अक्सर अपने प्रेमी के भाइयों पर भरोसा नहीं करती थी। सब ठीक है, सब कुछ तय हो गया है, वांग ये ने संक्षेप में कहा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? यू शुइकिन भी बहुत होशियार था और उसने समस्या में ज्यादा नहीं उलझाया। वांग ये की आंखें चमक उठी। मैंने जिरुई से सुना है कि इवॉल्वर बाजार में आपके कुछ कनेक्शन है। कुछ ऐसा ही। यू शुइकिन ने वांग ये द्वारा खींची जा रही बोरी को देखा और मुस्कुराया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बेचने में आपकी मदद करूं? बेचें।
रिसाइकिल नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह संबंध उथला नहीं था। हाँ, इसे मूल कीमत के 120% पर बेचो। ये सभी हथियार मध्यवर्ती इवॉल्वर्स द्वारा मंत्रमुग्ध किए गए हैं, वांग यी ने गंभीरता से समझाया। उनमें आत्माएं हैं। उनमें से हर एक में जीवन है। यू शुइकिन ने हंसते हुए वांग यी की ओर आकर्षक नजर से देखा। चलो चलें। हथियार को वाहन में रखने के बाद वे दोनों अपने निवारक मिशन को ऐसे अंजाम देते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक होशियार लड़की किसी लड़के को शर्मिंदा नहीं करेगी। वैसे जियो किन, तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। भाई रुई बहुत सोच समझकर काम करते हैं, यू शुइकिन ने कहा। वे आमतौर पर मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछते। उनकी अचानक चिंता में कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके अलावा माँ का खराब स्वास्थ्य हमेशा से ही एक समस्या रहा है। इसका रिजर्व बेस शहर में जाने से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम माँ के साथ कुछ समय के लिए रिजर्व बेस शहर गए थे और फिर तुरंत वापस आ गए। वांग ये समझ गया। जिरुई का बहाना वास्तव में खराब था। जब तुम दोनों कल रात अकेले में बातें कर रहे थे तो मुझे पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। जब भाई रुई ने अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल करके रात में लोगों को काम पर रखा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जिरुई ने भी लोगों को काम पर रखा। यू शुइकिन ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। जब उसने देखा कि कैप्टन जिया और अन्य लोग आए हैं तो भाई रुई ने उन्हें जाने के लिए कहा। उफ, कितना विचारशील। वांग यी को अप्रत्याशित रूप से बहुत दुख हुआ। यदि जियोकिन न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि जिरुई ने उसकी पीठ पीछे इतनी सारी चीजें की थी। अच्छा भाई, वह बाद में उसे और शुई को एक जोड़ा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उस आदमी ने जो कहा उसका मतलब यह नहीं था। वापसी के रास्ते में हुआंग जिरुई, जिसने पहले ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, एक गंभीर भाव के साथ गाड़ी चला रहा था। समय समय पर वह रियरव्यू मिरर के माध्यम से यू शुइकिन को देखता था। यह देखकर कि उसने क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया, उसने राहत की सांस ली। वांग ये, जो आगे की यात्री सीट पर बैठा था, ने उसकी ओर देखा। क्या यह उसका पहला अवसर था? ये ठीक था। इससे व्यक्ति ऐसे काम करने में और अधिक अभ्यस्त हो जाएगा। हुआंग जिरुई को उजागर होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल प्रतिद्वंद्वी को बहुत चालाक होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। अगर वह शुई होता तो कोई समस्या नहीं होती। बहन किन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे बिना मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। सोंग शुई बहुत खुश थी। नहीं, तुम हमेशा अपने आप से ही बात करते रहे हो। वांग ये और हुआंग जिरुई ने एक ही समय में अपने दिल में इसका खंडन किया। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं काम खत्म होने के बाद वापस आ गया। यू शुइकिन ने हल्के से मुस्कुराया। तुम बहुत भोली हो। क्या होगा अगर तुम उनसे धोखा खा जाओगी? एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा नहीं होगा, रुई ब्रो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सोंग शुई ने जल्दी से कहा। ऐसा नहीं हो सकता। भाई रुई के पास बहुत बढ़िया तरकीबें हैं, यू शुइकिन ने कहा और हंस पड़े। एट नोबल बन एट। वह फिर शर्मिंदा हुआ। हुआंग जिरुई ने ऐसा दिखावा किया कि उसने यह बात नहीं सुनी, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसकी भावनाओं को उजागर कर दिया। यह नहीं चलेगा। उसे बचाना ही होगा। वांग ये को पता था कि चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। हुआंग जिरुई एक नौसिखिया ड्राइवर था। अगर वे इस विषय को जारी रखते तो वे खाई में गिर सकते थे। फोरमों में विस्फोट हो रहा है। वांग ये ने विषय बदल दिया। सच में। सोंग शुई ने जल्दी से अपना फोन निकाला और हुआक्सिया इवॉल्वर सेंटर में लॉग इन किया। 95 किलोमीटर। यू शुइकिन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। कॉस्मिक मॉन्स्टर नंबर 9 किनारे पर पहुंचने वाला है। एक बार जब ये हुआक्सिया पर पैर रखेगा तो यह निश्चित रूप से दुख और अराजकता का कारण बनेगा। निकटतम पूर्वी बेस सिटी सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगी। याओ हमें बहुत चिंतित कर रहा है। वह अभी भी नहीं दिखा है। सोंग शुई ने चिंतित होकर कहा। वह पहले हुआक्सिया में नहीं था। वह राक्षसी जागृति से निपटने गया था। हुआंग जिरुई, जो गाड़ी चला रहा था, ने अचानक कहा। सबसे शक्तिशाली राक्षसी मानव संगठन। सोंग शुई की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, हुआंग जिरुई ने कहा। 3 महान राक्षसी मानव संगठनों में डेमोनिक अवेकनिंग सबसे मजबूत और सबसे महत्वाकांक्षी है। वे हमेशा हुआक्सिया पर नजर रखते हैं जैसे एक बाघ अपने शिकार पर नजर रखता है, उसकी सेनाओं में घुसपैठ करना चाहता है। हालांकि हुआक्सिया की समग्र शक्ति 4 महान देशों में सबसे मजबूत है और वहां सबसे मजबूत इवॉल्वर याओ भी है। यही कारण है कि वे अपना रास्ता पाने में सक्षम नहीं है। हुआक्सिया में उन्नत राक्षसी मानव संगठन भी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे हुआक्सिया में केवल कुछ शुरुआती और मध्यवर्ती राक्षसी मानव बिखरे हुए हैं। वे कभी कभी दिखाई देते हैं और जोखिम उठाते हैं। फिर उन पर गंभीर हमला किया जाएगा।
वांग ये ने सिर हिलाया। हुआक्सिया पर हमेशा भरोसा किया जा सकता था। यह एक महान देश था। अचानक मंच पर एक नई पोस्ट दिखाई दी। वह यहाँ है। वह अंततः यहाँ है। इससे पहले कि वांग यी इसे खोल पाते, ईस्टर्न बेस सिटी फोरम पर कुछ पोस्टें तेजी से दिखाई देने लगी। वांग ये की आंखें चमक उठी। असली शॉट। याओ पूर्वी बेस सिटी के पश्चिमी कैंप में दिखाई दिया है। याओ और मैं, दुनिया की सबसे मजबूत जोड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हुआक्सिया बच गया। ये सनसनीखेज था। याओ की उपस्थिति से मंच में उबाल आ गया। वांग यी ने वीडियो देखा और एक काले कवचधारी व्यक्ति को तलवार चलाते हुए देखा। उसकी गहरी और एकाकी आंखों में शक्तिशाली शक्ति और जीवन शक्ति के साथ साथ अदम्य आत्मविश्वास भी था। वह अंततः यहाँ था। तारांकन। वे सुरक्षित रूप से रक्षा क्षेत्र में पहुंच गए। याओ इवोल्यूशन कैंप के चौराहे पर है, चलो एक नजर डालते हैं। यू शुइकिन ने सुझाव दिया। ठीक है। सभी सहमत हो गए। रास्ते में उन्होंने कई इवॉल्वर्स को चौराहे की ओर भागते देखा। सौभाग्य से इवोल्यूशन कैंप में एक सीमा थी जहां केवल इवोल्वर्स ही प्रवेश कर सकते थे। अन्यथा इवोल्यूशन कैंप अब शायद गड़बड़ में होता। कई लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली इवॉल्वर का असली चेहरा देखना चाहते थे। हुआक्सिया के नायक के रूप में, हुआक्सिया में याओ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, जो जू लिंग के बाद दूसरे स्थान पर थी। वहां, मैं उसे देखूंगी। सोंग शुई की आंखें लाल दिलों से भरी हुई थी क्योंकि वह उत्साह से नाच रही थी। किसी और बात की परवाह किए बिना, उसने हुआंग जिरुई को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ गई। वांग यी की नजर चौक पर घूम गई। दोनों ओर की बाड़ें उत्सुक छात्रों से भरी हुई थी, उनकी आंखें सम्मान और लालसा से भरी हुई थी। प्रशिक्षकों ने चौक के बाहर व्यवस्था बनाए रखी, जबकि अनगिनत इवॉल्वर्स पूर्वी बेस शहर के कोने कोने से सिर्फ चौक के बीच में स्थित आकृति को देखने के लिए दौड़े चले आए। सबसे शक्तिशाली इवॉल्वर याओ। काले वस्त्र पहने वह युवक बहुत युवा था, लेकिन उसकी आभा असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। उसकी पीठ पर लगी तलवार हत्या की मंशा से भरी हुई थी। वह लंबा नहीं था, सिर पर पट्टी बांधे था और थोड़ा पतला था। वह थोड़ा कमजोर दिख रहा था, लेकिन कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली आनुवंशिक योद्धा। वह एक सुपरहीरो था जिसने एक ही वार में एक सुपर राक्षस को मार डाला था और अकेले ही अनगिनत बार बेस शहर की रक्षा की थी। इस बार वह एक ब्रह्मांडीय राक्षस का सामना करेगा और हुआक्सिया की रक्षा करेगा। तुम्हें जीतना ही होगा, वांग ये ने मन ही मन सोचा। उसने याओ को गहराई से देखा, फिर मुड़कर चला गया। मेरा इंतजार करो, जल्द ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। खेती करो। वांग ये ने मून वेब में गोता लगाया। उन्होंने अभ्यास हेतु प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूपों को समझने के लिए साधना तकनीक क्षेत्र में क्रिस्टल बॉल का उपयोग किया। ब्लेडों की दुनिया एक अविनाशी ब्लेड की तरह थी। ठंडी तलवार का इरादा मर्मभेदी था। जमीन पर खड़े होकर कोई भी स्पष्ट रूप से कृपाण के निशान देख सकता था, जिनमें कृपाण तकनीक का असली सार समाहित था। पत्थरों की शिलाओं पर, पहाड़ों पर, नदियों में, हर जगह तलवारबाजी के निशान थे। वे क्षणभंगुर थे, लेकिन शाश्वत थे। बिंदु, धमाका, रुको, उलझो। वांग ये ने अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास किया। उन्होंने बुनियादी गतिविधियों को दोहराया और कृपाण तकनीक की गहनता को समझा। उन्होंने इसे मूल कृपाण तकनीक के पूर्णता चरण वाले 9 रूपों के साथ संयोजित किया, तथा कृपाण तकनीक के उन्नत चालों का सटीकता के साथ प्रयोग किया। सभी मध्यवर्ती कृपाण तकनीकें 18 रूपों पर आधारित थीं, जो एक निर्धारित प्रणाली बनाती थीं। मध्यवर्ती कृपाण तकनीकों की मूल बातों का अभ्यास करने से वांग यी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रशिक्षण शिविर में वापस आ गया हो। अंतर यह था कि उसकी वर्तमान ताकत कृपाण प्रशिक्षण हॉल के प्रशिक्षक से कहीं अधिक थी। उन्होंने बार बार अभ्यास किया और उनकी कृपाण तकनीक का आधार लगातार बेहतर होता गया। कृपाण तकनीक की दुनिया में उन्होंने गहन अंतर्दृष्टि विकसित की और उसे प्राप्त किया। खेती क्षेत्र में क्रिस्टल बॉल और प्रशिक्षण क्षेत्र में नकली खेती ने एक आदर्श संयोजन बनाया। मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूप शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी और छायाएं दिखाई देने लगी। वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा था कि बुनियादी कृपाण तकनीक के 9 रूप आगे बढ़ेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई नई चीज होगी। दूसरे शब्दों में, जब मध्यवर्ती कृपाण तकनीकों के 18 रूपों को पूर्णता चरण तक विकसित किया जाता है, तो एक सीमा तोड़ने का कौशल भी होगा। वांग ये सीमा तोड़ने के कौशल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कृपाण तकनीक ने रक्षा पर आक्रमण पर जोर दिया, लेकिन पिछली सीमा तोड़ने की कौशल व्यापक कृपाण तकनीक ने उसकी व्यापक निकट मुकाबला क्षमता में बहुत सुधार किया था।
क्या आप इंटरमीडिएट सेबर तकनीक के 18 रूपों को ऊपर ले जाने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, आवश्यक अंक बहुत कम थे। आखिरकार ये तो एक बुनियादी तकनीक थी। सभी तकनीकें शुरुआती चरण से अभ्यास चरण तक बढ़ रही थी, लेकिन तुलना में नियंत्रण और सुदृढ़ीकरण मंत्रों में से प्रत्येक के लिए 50 संभावित अंकों की आवश्यकता थी। वांग यी ने निर्णायक रूप से तकनीक के स्तर को ऊपर उठाया। उन्होंने मध्यवर्ती कृपाण तकनीक का 1000 बार अभ्यास किया और इसे एक पल में अभ्यास के स्तर तक बढ़ा दिया। पुनः स्तर ऊपर। मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूप कुशल अभ्यास। मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूप प्रवीण योजक चिन्ह ग्रेटर देन महारत। मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूप निपुणता योजक चिन्ह ग्रेटर देन पूर्णता। उस क्षण वांग यी मानो उदात्त हो गया हो। 170 संभावित अंक खर्च हो गए, लेकिन कृपाण के बारे में उनकी समझ ऐसी थी मानो उन्होंने जीवन भर इसका अभ्यास किया हो। यह पहले से ही शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। समझ के माध्यम से निपुणता। उनकी समझ अत्यंत गहन थी। मध्यवर्ती कृपाण तकनीक के 18 रूपों की पूर्णता अवस्था को आधार बनाकर उनके लिए किसी भी अन्य मध्यवर्ती कृपाण तकनीक को सीखना आसान था। क्या आप इंटरमीडिएट सेबर तकनीक के 18 रूपों को तोड़ने के लिए 300 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, संभावित अंक पर्याप्त नहीं है। उसे तत्काल संभावित अंक की आवश्यकता थी। मध्यवर्ती तारा विकास तकनीक को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। अगली सुबह वांग ये साधना कक्ष से बाहर आया। उसने देखा कि एक सुंदर महिला बिना कपड़े उतारे ही सो गई थी। चावल पकाने वाले कुकर में कद्दू का दलिया था, साथ ही मेज पर 2 उबले अंडे भी थे। वे अभी भी गर्म थे। उसने धीरे से डॉक्टर शू को कंबल से ढक दिया। डॉक्टर शू सुरक्षा ऑपरेशन की शुरुआत से ही असाधारण रूप से व्यस्त थे। जंगल में घायल हुए इवॉल्वर्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी और अस्पताल में कर्मचारियों की कमी थी। सभी डॉक्टरों को अपनी सीमा तक काम करना पड़ा। उसे ठंडक पहुंचाने में उसकी मदद के बिना उसके गोरे माथे पर कुछ दाने निकल आए थे। ये काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन के बाद दैनिक व्यायाम के अलावा उन्होंने उसके वर्कआउट रूटीन में घुटने के बल बैठने के 10 सेट और साथ ही बल्गेरियाई स्प्लिट स्क्वाट भी शामिल कर दिया। जल्द ही वांग ये ने अपनी कल्पना रोक दी और अपने फोन को देखते हुए अंडे को छील लिया। 61 किलोमीटर ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 हुआक्सिया में आने वाला था। याओ सुबह सुबह ही निकल चुका था और समुद्र तट पर ब्रह्मांडीय राक्षस संख्या 9 के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। एक महान युद्ध शुरू होने वाला था। एक लाइव प्रसारण जिसे मिस नहीं किया जा सकता। वांग ये ने एक रिमाइंडर सेट किया। दलिया खत्म करने के बाद वह तुरंत मिशन के लिए रवाना हो गया। तारांकन लिजहौ शहर चांगाजून रिज। राक्षस बार बार दिखाई देने लगे। 3 दिन तक उन्हें हटाने के बाद भी उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वे धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। दोपहर तक वांग यी के कल रात के 0 संभावित अंक 3 अंकों पर वापस आ गए थे। ये बहुत तेज था। ये किसी भी अन्य दिन की तुलना में अधिक तेज था। वांग यी के दिल में एक बुरा एहसास था। यह तूफान से पहले की तेज हवा की तरह था। आज ही उसने 2 मध्यम श्रेणी के दुर्लभ स्तर के राक्षसों को मार डाला था। यह भाई टोन की नोटबुक पर दिए गए बाय चिन्ह से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वे कहां से आए? क्या वे पिछले 3 महीनों में विकसित हुए या पलायन कर गए? सामूहिक पलायन। वांग ये आज बहुत खतरनाक लग रहा है, यू श्वेकिन ने एक पल के लिए झिझकते हुए धीरे से कहा। ऐसा नहीं है कि दुर्लभ स्तर के राक्षस डरावने हैं। यह एक अवर्णनीय एहसास है। मैं समझ गया। वांग ये ने उसका ठंडा छोटा हाथ पकड़ा और उसे दबाया। यह इतना नरम था कि ऐसा लगा कि इसमें हड्डी नहीं है। क्षमता उपयोगकर्ताओं में प्रबल छठी इंद्री थी। उसने यह महसूस किया और जियाओकिन ने भी। उसे इसे महसूस करने की भी जरूरत नहीं थी। ये घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 आने वाला है। यू श्वेकिन के बोलते ही धरती जोर से हिलने लगी। पूरा पहाड़ हिलता हुआ लग रहा था। दूर दूर तक जानवरों की दहाड़ें मूसलाधार बारिश की तरह सुनाई दे रही थी। गड़गड़ाहट। पहाड़ से अनगिनत राक्षस नीचे उतर आए। वे विशालकाय, शैतानी और भव्य भावभंगिमाओं वाले थे। राक्षसों ने अपने खूनी मुंह खोले और दहाड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहादुर सेना हमला कर रही हो और सब कुछ रौंद रही हो। पहाड़ टूट गए और धरती फट गई। वांग ये ने तुरंत यू श्वेकिन को अपने पीछे ढकेल लिया और अपनी कृपाण उठा ली। छी। उसने अपना हाथ उठाया और वार किया। हर जगह खून फैल गया और उसने उन राक्षसों को मार डाला जो उन पर आक्रमण कर रहे थे। पहाड़ पर राक्षसों की भीड़ से कालापन छा गया था जो पागलों की तरह नीचे की ओर भाग रहे थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वे सुनामी की तरह आगे बढ़ रहे थे, लगभग उन्हें डुबोने वाले थे। चलो चलें, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
एट नोवलबन एट। इस समय एक ही स्थान पर रहना बहुत खतरनाक था। आक्रमणकारी राक्षसों का हिस्सा बनना और साथ में पहाड़ से नीचे उतरना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। वे राक्षसों के लक्ष्य नहीं थे। वांग ये ने देखा कि सभी राक्षस पहाड़ से नीचे की ओर भाग रहे थे, जैसे कि कोई पशु राजा उन्हें पीछे से कोड़े मार रहा हो। वे उन पर केवल इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वे रास्ता रोक रहे थे। एक महान विपत्ति भड़क उठी थी। हर चीज के अपने संकेत थे। वांग यी और यू शुइकिन एक विशाल चट्टान के नीचे एक अंधे स्थान पर खड़े थे। उन्होंने दूर से विशाल और असीम दृश्य को देखा और चौंक गए। पहाड़ काले बिंदुओं से भरा हुआ था, घनी तरह से भरा हुआ। अनगिनत राक्षस एक ही दिशा में भागे, पूर्वी बेस सिटी। राक्षस शहर पर हमला कर रहे हैं। वांग ये का चेहरा गंभीर था। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 ने हुआक्सिया को निशाना बनाया है और हमला शुरू कर दिया है। यू शुइकिन का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। जिस स्थिति के न होने की सभी ने प्रार्थना की थी, वह घटित हो गई। यद्यपि सुरक्षा अभियान अभी भी जारी था और कई बचाव दल निवारक मिशन चला रहे थे, फिर भी इससे राक्षसी हमले के पैमाने को कम ही किया जा सका। उदाहरण के लिए चांगझून रिज के सभी राक्षस उत्तर से लिझोउ शहर से आए थे। वहां हुआक्सिया की 5 सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक ली झील स्थित थी। भाईटोन की नोटबुक में लिझोउ शहर का खतरा स्तर बताया गया था। इसमें नरक स्तर के राक्षस थे। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि यू शुइकिन होशियार थी, लेकिन उसने पहले कभी इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा था। उसका दिल गड़बड़ा गया था। हमें बेस सिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग ये शांत और संयमित था। 4 शिविरों के किले के रूप में होने से पूर्वी बेस सिटी की सुरक्षा काफी मजबूत है। इसके अलावा हमने पहले से ही बहुत सारे रक्षात्मक उपाय किए हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा। चलो पहले जिरुई और शुई से मिलते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। वांग ये ने जल्दी से हुआंग जिरुई का नंबर डायल किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। शुई ने भी फोन नहीं उठाया। यू शुइकिन ने अपने चेरी होठों को कसकर बंद कर लिया। वे दोनों उनसे कमजोर थे। राक्षसों का हमला बहुत अचानक हुआ था। वे शायद खतरे में थे। बीप। वांग ये ने उनका स्थान खोजा। एक लाल बिंदु टिमटिमाया। उन्हें ढूंढ लिया। चलो चलें। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया और दौड़कर वहां पहुंच गया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। खेतों में एक पुरुष और एक महिला के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। हुआंग जिरुई ने अपने चांदी के भाले को हवा में लहराया। राक्षसों की लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं, और उनमें कई दुर्लभ स्तर के राक्षस थे। हालांकि वह चोटों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। इसके विपरीत सोंग शुई, जो उसके पीछे थी, का चेहरा पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट था कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी। वह केवल स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा होने के करीब थी, इसलिए वह ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं थी। यदि हुआंग जिरुई न होता, तो उस पर बहुत पहले ही दुर्लभ स्तर के राक्षसों द्वारा हमला कर दिया गया होता। वे बहुत अधिक संख्या में थे, एक के बाद एक लहर। भले ही दुर्लभ स्तर के राक्षस उन पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, वे एक अंतहीन क्षेत्र में थे और चाहकर भी उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां न केवल कई राक्षस बेतहाशा भाग रहे थे, बल्कि उनकी ताकत भी असामान्य रूप से भयानक थी। गर्जना। दूर की जमीन जोर से हिली। एक 4 मीटर लंबा विशालकाय जानवर जानलेवा आभा के साथ उन दोनों पर टूट पड़ा। इसके 2 तीखे सींग हीरे की नोक जैसे थे, जो दबाव की शक्ति को मुक्त करते थे, और इसकी मोटी काली त्वचा प्राकृतिक कवच की तरह थी। एक मध्यम श्रेणी का दुर्लभ स्तर का राक्षस। इसके पीछे उसी रूप रंग के कई राक्षस थे, जिनकी आभा बढ़ती जा रही थी। हुआंग जिरुई ने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप एक कदम आगे बढ़ गया। उसका चांदी का भाला एक ड्रैगन की तरह था, जो राक्षसों का रास्ता रोक रहा था। उसके पीछे सोंग शुई था, जो अभी भी कड़ी लड़ाई लड़ रहा था। अंततः वे मिले। कार में उसने जियाओकिन को ये कहते हुए सुना था कि वांग ये ने मध्यम श्रेणी के दुर्लभ स्तर के राक्षसों को मार दिया था। हालांकि उनका और शुई का निवारक मिशन अपेक्षाकृत सरल था। उन्हें शायद ही कभी निम्न श्रेणी के दुर्लभ स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ा। धमाका। एक भारी प्रभाव। हालांकि हुआंग जिरुई ने पहले ही अपना सारा बल उतार दिया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ऑफ रोड वाहन ने टक्कर मार दी हो। उसके दाहिने हाथ में, जो भाला पकड़े हुए था, रक्त वाहिकाएं फट गईं। उसके आंतरिक अंग हिंसक रूप से हिलने लगे और उसका रक्त बेतहाशा बहने लगा। हाँ, चांदी के भाले ने गोलाकार चाप छोड़े। हुआंग जिरुई ने एक हाथ से जमीन पर खुद को सहारा दिया और दुर्लभ स्तर के जंगली बैल राक्षसों के प्रभाव को बलपूर्वक रोक दिया। एक पुरुष होने के नाते उसे, भाई रुई, चले जाओ।
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सोंग शुई को भी एहसास हुआ कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह हुआंग जिरुई के करीब पहुंची, उसकी तलवार सुनहरी रोशनी की किरणों में बदल गई। तुमने मेरी पंक्तियां क्यों छीन ली? हुआंग जिरुई ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन वह सोंग शुई के इरादों को जानता था। वास्तव में, वह लड़ाई में मजबूत नहीं थी, वह बातूनी थी, और उसकी टीमवर्क गड़बड़ थी, लेकिन वह एक अच्छी टीममेट थी। इस पर हमला मत करो। हुआंग जिरुई ने अपनी नजरें केंद्रित की और सोंग शुई को आगे बढ़ते देखा। उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और उसका चांदी का भाला एक तैरते हुए ड्रैगन में बदल गया जिसने तेजी से वार किया। बात बस इतनी थी कि वह बहुत बुद्धिमान नहीं थी। राक्षसों से बचाव करना ही पर्याप्त होगा। क्या वह ये नहीं बता सकती थी कि वे राक्षसों के लक्ष्य नहीं थे? यह मूर्ख औरत। हुआंग जिरुई का चांदी का भाला हिल गया। उसने एक बार फिर सिर पर वार झेला और उसके दांतों से खून बहने लगा। उसने जल्दी से अपना शरीर स्थिर कर लिया। हुआंग जिरुई की आंखें चमक उठी क्योंकि वह युद्ध के इरादे से भरा हुआ था। अटैक नोबल एट। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था, तो वांग ये और शियाओ किन को पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। पकड़ना, तारांकन, तारांकन, बंद करना। वांग ये पूरी गति से दौड़ रहा था। रास्ते में उन्हें जो भी राक्षस मिले, वे सभी तुरंत मारे गए। उसके पीछे यू शुइकिन था, जो करीब से उसका पीछा कर रहा था। उनकी हरकतें बेहद अच्छी तरह से समन्वित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। वह अच्छी तरह जानता था कि जिरुई और शुई अब बड़ी मुसीबत में है। यदि केवल जिरुई ही अकेला होता, तो वह इतना चिंतित नहीं होता। लेकिन शुई के आसपास होने के कारण भी इसके परिणामों का पूर्वानुमान लगाना कठिन था। वे सामने हैं। वांग यी दूर से ही भयंकर युद्ध देख सकता था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने लाल सूर्य कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जीवन की एक बहुत ही कमजोर आभा को महसूस कर सकता था। यह सोंग शुई था। सोंग शुई खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसके पेट के निचले हिस्से पर एक दिल दहला देने वाला घाव था। इस समय हुआंग जिरुई उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह अपने खून से सने युद्ध के सूट में युद्ध के देवता की तरह था और लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। एक मध्यम श्रेणी का दुर्वप्न स्तर का राक्षस। वांग ये ने उस राक्षस को देखा जो हुआंग जिरुई के साथ उलझा हुआ था। दूसरे पक्ष के लिए दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस को उसके स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा शरीर के साथ रोकना आसान नहीं था। वह लगभग अपनी सीमा पर था। उगता हुआ सूरज। वांग ये की कृपाण ने एकदम सटीक चाप बनाया और दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस की पीठ पर सटीक रूप से उतरी। सीरीज 2 रेड सन सेबर चमक रहा था और ब्लेड की रोशनी इतनी तेज थी कि वह लगभग अदृश्य थी। इसने दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस की सख्त त्वचा की रक्षा को तोड़ दिया। दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और हर जगह ताजा खून बिखर गया। उसने अपने आगे के खुरों को उठाया और एक पल में घूम गया। उसकी रक्त लाल आंखें सीधे उस छोटे से इंसान को घूर रही थी जिसने उसे घायल कर दिया था। अचानक उसके सामने एक अत्यंत तीव्र कृपाण प्रकाश प्रकट हुआ। एक सीधा हमला। यह ऐसा था जैसे अंडे का छिलका टूटकर बिखर गया हो। जैसे ही श्रृंखला -11 के रेड सन ब्लेड को सुदृढ़ीकरण मंत्र के साथ बढ़ाया गया, मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस का सिर खुल गया। उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिरा, खून बहने लगा और वह हिंसक रूप से ऐंठ गया तथा वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके पीछे खड़े अनेक जंगली बैल राक्षस दुख भरी चीखें निकालने लगे और वे चेहरे पर भय लिए हुए शीघ्रता से भाग गए। हुश, 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 हुश। यू शुइकिन ने अपना क्रॉसबो निकाला और आसपास के राक्षस स्तर के राक्षसों को खत्म कर दिया। क्या तुम ठीक हो? वांग ये ने हुआंग जिरुई को देखा, जो खून से लथपथ था, और फिर सोंग शुई को, जो जमीन पर पड़ा था। उसने भौहें सिकोड़ी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हुआंग जिरुई ने जल्दी से HF3 उपचार औषधि निकाली, एक अपने लिए और दूसरी सोंग शुई के लिए। यह पहली बार था जब उन्होंने वांग ये की ताकत देखी। यह चौंकाने वाला था। दुर्वप्न स्तर का जंगली बैल राक्षस जिसने शुई को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था, वह वांग ये के सामने वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने की तरह था। यह तो मात्र 2 बार में ही मर गया। इसके अलावा, यह एक सीधा हमला था जिसमें प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। वांग ये कितना मजबूत था। हुआंग जिरुई की मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जो उनकी शारीरिक चोटों से कहीं अधिक था। साथ ही वह मन ही मन खुद को दोषी ठहरा रहा था। अगर उसके पास वांग ये की ताकत होती, तो शुई गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकती थी? उन्होंने तुरंत उसका रक्तस्राव रोका, उसके घाव पर पट्टी बांधी, उसे इंजेक्शन दिया और प्राथमिक उपचार भी दिया। वह मुंह से मुंह देकर पुनर्जीवित करने से बस चूक गए।
प्रशिक्षण शिविर में शीर्ष छात्रों में से एक के रूप में हुआंग जिरुई बहुत कुशल था। वह निर्णायक था और उसकी केंद्रित अभिव्यक्ति ने यू शुइकिन को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि यह पिछला भाई रुई होता तो वह निश्चित रूप से यह बहाना बनाता कि पुरुषों और महिलाओं के बीच इतना घनिष्ठ संबंध होना अनुचित है कि वह शुई के घाव का इलाज करने में उसकी मदद करे। लेकिन इस बार उसकी खूबसूरत आंखों ने वांग ये को देखा और उसके चेहरे पर एकमात्र मुस्कान देखी। हे वाह, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। वांग ये की आंखें मुस्कुराहट से चौड़ी हो गई थी जब उसने हुआंग जिरुई को देखा। चोट लगने के अपने समृद्ध अनुभव के कारण वह एक नजर में ही सोंग शुई की चोट की गंभीरता बता सकते थे। यह बहुत गंभीर था, मुख्यतः बाहरी चोटों और अत्यधिक रक्त की हानि के कारण। हालांकि अगर समय पर उसका इलाज हो जाता तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। मैं तुम्हारा एक और जीवन चाहता हूं। हुआंग जिरुई ने जटिल भाव से वांग यी को देखा। चलो भाइयों के बीच इस बारे में बात नहीं करते। वांग ये ने इसे टाल दिया। इस तरह से कर्ज की गणना नहीं की जाती थी। जिरुई ने पहले ही गुप्त रूप से उसकी बहुत मदद की थी। शुई इतनी बुरी तरह से घायल क्यों है? वह हुआंग जिरुई के दिमाग में दृश्य उभर आए। ये शुई ही थी जिसने उसे घातक प्रहार को रोकने में मदद की। अगर वह नहीं होती तो उसे दुर्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस से मौत तक लड़ना नहीं पड़ता। पाप, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हुआंग जिरुई ने आह भरी और सोंग शुई की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश थी। अब हम क्या करें? उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो वह मुश्किल में पड़ सकती है। शिविर में वापस जाओ। वांग ये के शब्द संक्षिप्त और व्यापक थे। एक सहज वार से उसने एक राक्षस स्तर के राक्षस को मार डाला जो उस पर हमला कर रहा था। कैसे? हुआंग जिरुई दंग रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था। अब समस्या ये थी कि वे वापस नहीं जा सकते थे। इस स्थिति में वापस गाड़ी चलाना खुद को मौत के मुंह में भेजने से अलग नहीं था। हमें मारकर वापस ले आओ। वांग ये की आवाज शांत थी क्योंकि उसने तलवार पकड़ी हुई थी जिससे खून टपक रहा था। हम आक्रमण करने जा रहे हैं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उन्हें मारकर वापस लाना है। हुआंग जिरुई और यू शुइकिन स्तब्ध रह गए। ऐसी परिस्थितियों में वापस जाना। राक्षसों का हमला जल्द ही खत्म नहीं होगा। शुई की चोटों को टाला नहीं जा सकता। इसके अलावा जंगल में फंसना खतरनाक है, वांग ये ने कहा। जैसे जैसे हमले का पैमाना बढ़ता है, इस बात की बहुत संभावना है कि लिजुओ शहर से नरक स्तर के राक्षस दिखाई देंगे। हुआंग जिरुई ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। आप वास्तव में मुझसे ज्यादा कप्तान बनने के योग्य हैं। यद्यपि वांग ये आमतौर पर गंभीर नहीं रहते थे, लेकिन जब भी कोई बात सामने आती थी तो वे निर्णायक होते थे और चुनाव करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। भाला, वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया। हुआंग जिरुई दंग रह गया। वह अचानक समझ गया और उसने चांदी का भाला उसके हाथ में थमा दिया। एक क्षण में उसका चांदी का भाला चमक उठा। उसमें चौंकाने वाली ताकत थी और उसकी शक्ति बढ़ गई। जादू, मंत्र को मजबूत करना। हुआंग जिरुई ने चांदी का भाला लिया और वांग ये को गहराई से देखा। हालांकि उसने इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी अपनी आंखों से ये देखकर वह हैरान रह गया। हालांकि यह उचित था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि आनुवंशिक योद्धा और सुदृढ़ीकरण प्रणाली एकदम सही मेल थे, इसलिए वांग ये की युद्ध क्षमता इतनी मजबूत थी। 11 आगे बढ़ो। जियाओ किन पीछे की ओर पहरा देगा। वांग ये ने जल्दी से व्यवस्था कर ली। एट नोबलबन एट। उन दोनों ने हुआंग जिरुई की ओर देखा। बाद वाले का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सोंग शुई के पास गया और भावशून्यता से उसे उठा लिया। उन्होंने हार स्वीकार कर ली। नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। चांगझून रिज बेस शहर से 40 किलोमीटर दूर है। हम शायद रात होने तक वहां पहुंच जाएं। दूरी बहुत लंबी है और बहुत सारे चर हैं। आप उसे पकड़े हुए लड़ नहीं पाएंगे। हुआंग जिरुई ने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो फिर आ जाओ। उन दोनों ने जल्दी से सोंग शुई को एक पट्टे से हुआंग जिरुई की पीठ पर बांध दिया। मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या होती है। वांग ये ने मां जैसी मुस्कान बिखेरी। हुआंग जिरुई ने मन ही मन सोचा। तारानकन, पूर्वी बेस शहर। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही बेस शहर युद्ध की तैयारी की स्थिति में पहुंचा, लगातार अलार्म बजने लगे। बेस डिफेंस डिवीजन और जीन पार्क में सभी इवॉल्वर्स बिखरे हुए थे और बेस शहर की सुरक्षा के लिए उनके अलग अलग कर्तव्य थे। रक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुई। 4 शिविरों को किले और रक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए इवॉल्वर्स ने शहर पर हमला करने वाले राक्षसों का दृढ़ता से विरोध किया। खून की लहरें जमीन और सड़कों पर फैल गईं और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं।
ये पहली बार नहीं था। राक्षसों का शहर पर हमला करना कोई असामान्य बात नहीं थी। शक्तिशाली राक्षसों के आह्वान पर अनगिनत राक्षस सभी दिशाओं से एकत्र हुए और आधार शहर पर हमला कर दिया। दुनिया भर के देशों द्वारा निर्मित आधे से अधिक आधार शहर राक्षसों के हमलों के कारण नष्ट हो गए। लेकिन अब तक हुआक्सिया कभी नहीं हारा था, एक बार भी नहीं। उनके 10 आधार शहर जमीन पर ऊंचे खड़े थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि हुआक्सिया के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली थी, बल्कि हुआक्सिया इवॉल्वर्स की एकता और बलिदान की वजह से भी था। वे मौत से नहीं डरते थे और हार मानने से इनकार कर देते थे। परफेक्शन इवॉल्वर्स के नेतृत्व में उन्होंने बार बार राक्षसों के हमलों से सफलतापूर्वक बचाव किया। इनमें सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति थे याओ, जो चीन के प्रथम पूर्णता श्रेणी के आनुवंशिक योद्धा थे। उसने स्वयं 8 सुपर राक्षसों को मार गिराया था और उसका युद्ध रिकॉर्ड हुआक्सिया के अन्य 2 पूर्णता श्रेणी के इवोल्वर्स जू लिंग और गॉड हे से कहीं अधिक था। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। याओ के आसपास होने से पूर्वी बेस शहर के सभी इवोल्वर्स उत्साहित थे। उन्हें केवल अंत तक दृढ़ता से पकड़ कर रखने और दृढ़ रहने की आवश्यकता है। जब याओ ने ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 को मार डाला तो वह उन्हें इस युद्ध की अंतिम जीत की ओर ले जाएगा। जंगल में पश्चिम 101 बचाव दल तेजी से आगे बढ़ा। वांग यी अपनी कृपाण लेकर सीधे राक्षसों की भीड़ पर टूट पड़ा। उसकी गति अजेय थी। टियर 4 छिपकली मारी गई। संभावित अंक 236 टू द पावर ऑफ 246। स्तर 5 हिरण राक्षस मारा गया। संभावित अंक 291 टू द पावर ऑफ 321। वांग यी के संभावित अंक तेजी से बढ़ते जा रहे थे और उनके सामने रोशनी चमकती रही। दोपहर में 100 अंक से अब 321 अंक तक सिर्फ 1 घंटा बीता था। भले ही वह जानबूझकर संभावित अंक अर्जित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वहां राक्षस बहुत अधिक थे। वापसी के दौरान उनके संभावित अंक बढ़ते गए, लेकिन साथ ही उनकी थकावट और कमजोरी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हर बार जब वह रेड सन सेबर तकनीक का प्रयोग करता था तो उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती थी। 40 किलोमीटर एक मैराथन के बराबर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी के लिए ये युद्ध के मैदान में एक मैराथन था। कप्तान होने के नाते वह पीछे नहीं हटेंगे और वह पीछे नहीं हट सकते थे। क्या आप इंटरमीडिएट सेबर तकनीक के 18 रूपों को तोड़ने के लिए 300 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, एक पल में वांग यी की आध्यात्मिक समझ स्पष्ट हो गई। अपनी चेतना के अंतरिक्ष में उन्होंने पागलों की तरह कृपाण का अभ्यास किया। उन्होंने मध्यवर्ती कृपाण तकनीकों के 18 रूपों में पूर्णता प्राप्त की, जब तक कि वे दोषरहित नहीं हो गए। अपनी बुनियादी कृपाण तकनीकों को निखारने में अनगिनत दिनों के बाद उन्होंने अंततः 18 कृपाण तकनीकों को एक में संयोजित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक ऐसी कृपाण तकनीक बनाई जो उनकी अपनी थी, त्रिभुज कृपाण तकनीक। कोई भी महान चीज हमेशा सरल होती है। उसकी नींव अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लिमिट ब्रेक कौशल ने सभी जटिल तकनीकों को सरल बना दिया क्योंकि वांग यी ने मध्यवर्ती कृपाण तकनीकों का सही सार समझ लिया था। झनकार। वांग यी ने अपनी श्रृंखला रेड सन सेबर को म्यान में रख लिया। उसके पीछे हुआंग जिरुई और यू शुइकिन थोड़ा स्तब्ध थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता था। अचानक वांग यी की कमर पर एक और म्यान चमक उठा। श्रृंखला 3 मून ब्लेड को खोल दिया गया। ची। वांग यी की कृपाण बदल गई। एक साथ ही आनुवंशिक योद्धा के रूप में हुआंग जिरुई की आंखें चमक उठी। वांग यी की अभेद्य कृपाण तकनीक माउंट ताई की तरह स्थिर थी। ब्लेड तकनीक, शरीर और फुटवर्क ने एक आदर्श त्रिकोण बनाया जो सरल और स्पष्ट था। एक सरल कदम के साथ वांग यी ने जल्दी से अपनी बाहों, शरीर और कृपाण को जोड़कर त्रिकोण की अंतिम पंक्ति बनाई और उसका हमला पूरा हो गया। यह एक साधारण आकस्मिक लहर की तरह लग रहा था, जैसे कि इस चाल को इसी तरह से अंजाम दिया जाना चाहिए। फिर भी इस तरह के एक साधारण स्लैश में कृपाण तकनीकों के अंतहीन सिद्धांत निहित थे। भाला तकनीकें समान थीं। यही सच्चा आधार था। वांग यी के हमले को देखकर हुआंग जिरुई को कुछ समझ में आया। यह सचमुच आश्चर्यजनक था। यहां तक कि गर्वित हुआंग जिरुई को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वांग यी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाद वाला किसी भी इवॉल्वर से ज्यादा प्रतिभाशाली था जिसे उसने कभी देखा था। वह कैप्टन जिया के बराबर था, जिसे इवोल्यूशन कैंप में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इतने तीव्र युद्ध में भी वह सफलता प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम रहा। बहुत मजबूत। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी की चालें सरल, साफ और सहज थी। वह नए आक्रमण रक्षा सीमा विच्छेद कौशल ट्रायंगल सेबर तकनीक, जिसमें उन्होंने अभी अभी महारत हासिल की थी, से बहुत संतुष्ट थे। ये बहुत साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली था।
ये त्रिभुज 3 में एक था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि कृपाण तकनीक का कोई महारथी मूल स्थान की ओर लौट रहा है। यह अजेय था। वांग यी और अन्य 2 लोग दोपहर से शाम तक लड़ते रहे और वापस लौटते रहे। यहां तक कि हुआंग जिरुई, जो ज्यादा नहीं लड़ता था, उसके हाथ भी सभी हत्याओं से सुन्न हो गए। उसका हाथ, जो चांदी का भाला पकड़े हुए था, कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके पीछे सोंग शुई अभी भी उसकी पीठ से मजबूती से चिपकी हुई थी। वे पूर्वी बेस शहर के और करीब पहुंच रहे थे। आसमान भी काला होने लगा। यद्यपि वांग यी थक गया था, फिर भी वह मून वेब पर अपने प्रशिक्षण के कारण एकाग्र था। इस पागलपन भरी यात्रा ने उसे वास्तव में यह अनुभव करने का अवसर दिया कि राक्षसों को मारने का क्या अर्थ है, इस हद तक कि उसकी भुजाएं शक्तिहीन हो गईं। एक ही दोपहर में उसके संभावित अंक 1000 से अधिक हो गए। उसके हाथ सुन्न हो गए थे, उसके पैर सुन्न हो गए थे, और उसका शरीर सुन्न हो गया था। हम यहाँ हैं। वांग ये और अन्य 2 लोग पहाड़ी पर खड़े होकर पश्चिमी शिविर को देख रहे थे, जो युद्ध की लपटों में घिरा हुआ था। रिवॉल्वर्स और राक्षस पागलों की तरह लड़ रहे थे। लेजर और तोपें लगातार फायर की जा रही थी। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। यद्यपि रास्ते में अनगिनत राक्षस आए थे, लेकिन वे तीनों कभी घिरे नहीं थे क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जगह अलग थी। पश्चिमी शिविर के बाहर का युद्ध क्षेत्र राक्षसों से भर गया था। हुआंग जिरुई ने गंभीर भाव से अपने पीछे देखा। अनगिनत राक्षस अभी भी बेतहाशा भाग रहे थे। अगर वे स्थिर खड़े रहे, तो जल्द ही वे राक्षसों से घिर जाएंगे। हालांकि अगर वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते, तो परिणाम अकल्पनीय होते। यह एक दुविधा थी। सटीक रूप से कहें तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण से उन्होंने शिविर में लौटने का फैसला किया, उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें बुरी तरह घायल सोंग शुई को वापस चिकित्सा कक्ष में भेजना पड़ा। क्या तुम तैयार हो? वांग ये ने पलटकर उन दोनों की तरफ मुस्कुराया। किसी समय उसके हाथों में पहले से ही 2 कृपाण थे। हुआंग जिरुई और यू शुइकिन थोड़ा स्तब्ध थे। हम हमला करने जा रहे हैं। वांग ये की आवाज अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरी थी। उसके शरीर पर प्रकाश की एक परत दिखाई दी, जिससे एक पारदर्शी परत बन गई जिसने उसे सुरक्षित रखा। यह एक विशेष क्षमता वाले युद्ध सूट की तरह था, जिसे पूर्णता तक नियंत्रित किया जा सकता था। हुआंग जिरुई ने अचानक पलटकर यू शुइकिन को देखा। वह चौंक गई और अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। उसकी खूबसूरत आंखें वांग ये को घूर रही थी। ये था मध्यवर्ती स्तर का प्रकटीकरण मंत्र। क्या वांग ये एक सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता उपयोग करता नहीं था? वह मुक्ति प्रकार अभिव्यक्ति मंत्र का उपयोग क्यों कर सकता था? मेरे पीछे आओ। वांग ये ने अगुवाई की और तीर की तरह बाहर निकल गया। अथाह। अनुवादक न्योई बो स्टूडियो। संपादक न्योई बो स्टूडियो। मारना। वांग ये मृत्यु के देवता में बदल गया। उसने अपने दाहिने हाथ में सीरीज 3 मून सेबर के साथ रास्ता खोलने के लिए लिमिट ब्रेक स्किल का इस्तेमाल किया, जबकि उसके बाएं हाथ में रेड सन सेबर था, जिससे एक एक करके राक्षस पर वार किया जा रहा था। उसने राक्षसों के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ ही वह राक्षसों की भीड़ के बीच से खूनी रास्ता बनाने में कामयाब हो गया। वे युद्ध के मैदान में नहीं रुक सकते थे। एक बार वे रुक गए, तो शायद वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वांग ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे हुआंग जिरुई और यू शुइकिन नहीं होंगे। एक बार वे घिर गए, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए वह लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी क्षमता का बड़ा हिस्सा खर्च करना पसंद करेगा। शिविर तो बस आगे ही था। वांग यी और अन्य 2 राक्षस गिरोह के पीछे से युद्ध के मैदान के केंद्र में चले गए। वे बहादुरी और अदम्यता से आगे बढ़े। हुआंग जिरुई और यू शुइकिन को गहरा सदमा लगा। अब तक वे अभी भी यह समझ नहीं पाए थे कि वांग ये अभिव्यक्ति मंत्र का उपयोग क्यों कर सकता है। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई भी मजबूत करने वाली क्षमता वाला उपयोगकर्ता मैनिफेस्टेशन स्पेल का उपयोग करने में सक्षम हो। प्रत्येक क्षमता प्रकार पूरी तरह से अलग था। जब तक ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अब वे केवल वांग यी के साथ बने रह सकते थे। युद्ध के मैदान में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। वांग ये की हत्या की गति बहुत तेज थी। दुश्मनों से घिरे होने की मूल रूप से कठिन परिस्थिति तुरंत टूट गई, और एक स्पष्ट रास्ता उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वांग यी पर राक्षसों के सभी हमले उसके कवच द्वारा अवशोषित कर लिए गए। फिर उसने उन्हें एक ही वार से मार डाला। वह अजेय था। हुआंग जिरुई ने पहले कभी ऐसी युद्ध शैली नहीं देखी थी। इसने उसके विश्वासों को उलट दिया। तो क्या आनुवंशिक योद्धा वास्तव में इस तरह लड़ सकते हैं? वे अब भीतरी प्रदेश में पहुंच चुके थे। न केवल राक्षस घनी संख्या में इकट्ठे थे, बल्कि सामने एक विशालकाय प्राणी भी था, जो किसी सेनापति की तरह अहंकारपूर्वक खड़ा था।
ये काले फर से ढका एक काला भालू राक्षस था। ये 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और यह एक विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था। इसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया। इसके चारों ओर पहले से ही कई इवॉल्वर लाशें मौजूद थीं। एक उच्च श्रेणी का दुर्लभ स्तर का राक्षस, इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राक्षस। धमाका। वांग ये ने इसका सीधा सामना किया। उसने कोई रास्ता नहीं चुना, पीछे नहीं हटा या बचकर नहीं भागा। उसने बस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू राक्षस का सामना किया। मंत्र को मजबूत बनाना 140%। वह काफी नहीं है। 160%। वांग ये की चेतना जोर तक गिर गई और उसने तुरंत सुदृढ़ीकरण मंत्र को प्रवीण स्तर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही उसकी युद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू ने अपने पंजे क्रूर बल के साथ घुमाए, श्रृंखला 3 मून सेबर के साथ सीधे टकराया। एक अनुचित बल ने तुरंत वांग यी को पीछे धकेल दिया। धमाका। एक क्षेत्र साफ कर दिया गया। उच्च श्रेणी का दुर्लभ स्तर का काला भालू आकाश की ओर दहाड़ रहा था, अपनी चौड़ी आंखों से अपने सामने मौजूद छोटे से अस्तित्व को घूर रहा था। आसपास के राक्षस जल्दी से झुंड बनाकर उन तीनों को पूरी संख्या और लाभ के साथ खा जाना चाहते थे। हे भगवान, यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वांग यी की आंखें चमक उठी जब उसकी चेतना पुनः जोर पर पहुंची। 400 संभावित अंक खपते गए। मध्यवर्ती सितारा विकास तकनीक कुशल योजक चिन्ह ग्रेटर देन महारथ। उसी क्षण उसके शरीर की कोशिकाएं रूपांतरित हो गईं और उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई। उसके मानस में जो क्षमता लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हो गया। आकाशगंगा जगमगा उठी और अनंत प्रकाश ने उसे घेर लिया। उन्नत करना। स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 5 क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा। स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा। 2 रोशनियां चमक उठी और वांग यी की युद्ध शक्ति प्रज्वलित हो उठी। एक बार फिर सुदृढ़ीकरण मंत्र का प्रयोग किया गया और 160% प्रवर्धन ने वांग यी की शारीरिक शक्ति को, जो स्तर 5 का आनुवंशिक योद्धा बन गया था, तुरंत स्तर 6 से ऊपर पहुंचा दिया। उनकी गति और आक्रमण शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई तथा सीमा तोड़ कौशल त्रिभुज सेबर तकनीक का पुनः प्रयोग किया गया। ये बहुत तेज था। हमले की गति उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू से भी अधिक तेज थी और इसकी हमला शक्ति और भी अधिक चरम थी। चीख। इसने उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू राक्षस की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया तथा उसके शरीर पर हृदय विदारक घाव कर दिया। भालू का विशाल पंजा नीचे की ओर झुका, लेकिन चूक गया। वांग ये नीचे झुका और उसने सीरीज 3 मून सेबर का इस्तेमाल करके भालू के पैरों को काट दिया। उसका विशाल शरीर तुरंत ही एक इमारत की तरह ढह गया और उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू राक्षस ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। इसके सामने श्रृंखला 3 मून सेबर ने अत्यंत तीव्र गति से चाप बनाया और एक घातक प्रहार पूरा किया। सीमा तोड़ने का कौशल त्रिभुज कृपाण तकनीक। तलवारों की 3 चालों ने एक पंक्ति बनाई और एक पल में पूरी हो गई। रक्त की रोशनी एक विशाल त्रिभुज में संघनित हो गई, जिसने उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू राक्षस की सभी सुरक्षाओं को चीर दिया। उसका विशाल शरीर भूकंप की तरह ढह गया और वांग ये के सामने गिर गया। स्तर 6 भालू राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 588 ग्रेटर देन 648.1। वहां खड़े मत रहो, चलो। वांग ये ने हुआंग जिरुई पर चिल्लाया, जो पूरी तरह से अचंभित था। बाद में वह जल्दी से अपने होश में आ गया। उसकी उभरी हुई छाती उसकी वर्तमान भावनाओं को दर्शा रही थी, क्योंकि वह उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्तर के काले भालू राक्षस से आगे निकल गया और वांग ये का करीब से पीछा किया। वांग ये कितना शक्तिशाली था। उसकी शक्ति अथाह थी। धमाका। अंतिम दुर्लभ स्तर के राक्षस को मारने के बाद वे तीनों शिविर के रक्षात्मक क्षेत्र में घुस गए। इस समय आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। हालांकि युद्ध का मैदान अभी भी लड़ाई से भरा हुआ था, लेकिन शिविर की सुरक्षा चट्टान की तरह मजबूत थी। इवॉल्वर्स पूरी तरह से लड़ने की भावना से भरे हुए थे और स्थिति पूरी तरह से उनके हाथों में थी। हम वापस आ गए। वांग ये हुआंग जिरुई और यू शुइकिन को देखकर मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे ये तो जीवन भर पहले की बात है। 40 किलोमीटर की लड़ाई एक अविस्मरणीय अनुभव था। हाँ, हुआंग जिरुई ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अपने पीछे सोंग शुई की स्थिर सांसों को महसूस कर सकता था और उसका चिंतित दिल शांत हो गया था। यू शुइकिन ने थकी हुई मुस्कान दिखाई। उसकी खूबसूरत आंखों ने झुंझलाहट के भाव से वांग ये को देखा, मानो वह इस बात से नाराज थी कि उसने वास्तव में उससे इतना कुछ छुपाया था। ओह, एट नोबल बन एट। चलो जल्दी से अस्पताल चलें, वांग ये ने गंभीर भाव से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, हुआंग जिरुई ने सिर हिलाया।
तारांकन। तारांकन अस्पताल में अत्यधिक भीड़ थी। कई इवॉल्वर्स घायल हो गए और डॉक्टर और नर्स इतने व्यस्त थे कि वे चाहते थे कि वे कई टुकड़ियों में बंट जाएं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मैं बहुत अभिभूत हूँ। सोंग शुई बिस्तर पर लेटी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। जब वह होश में आई तो उसे पता चला कि वे तीनों उसे बिना किसी डर या गुस्से के वापस कैंप में ले आए हैं। वह तुरंत रो पड़ी। हमने कुछ नहीं किया। भाई रुई ही थे जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, वांग ये ने कहा। हाँ हाँ, एक 11 निश्चित रूप से उसका उचित ढंग से धन्यवाद करता है। सोंग शुई ने अपने नाक के बलगम और आंसू पोंछे और चारों ओर देखा। ओह ठीक है, भाई रुई कहाँ है? वांग ये ने आह भरी। तुम्हें बचाने की कोशिश में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अभी भी अपने घावों का इलाज करवा रहा है। 40 किलोमीटर, जरा सोचो, भाई रुई को न सिर्फ तुम्हें उठाना पड़ा, बल्कि उसने तुम्हारी रक्षा भी की। हमने रास्ते में कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी और तुम्हें अकेले ही वापस कैंप ले जाने पर जोर दिया। यू शुएकिन ने पलकें झपकाईं। क्या ऐसा था? वो भाई रुई, सोंग शुई बहुत भावुक हो गया। मत रो, वह अभी मरा नहीं है। वांग ये ने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। तुम उसे जानती हो, वह आसानी से शर्मिंदा हो जाता है और अपने दिल में सब कुछ छुपा लेता है। लेकिन कभी कभी उसकी हरकतें सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त होती हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, सोंग शुई ने रोते हुए सिर हिलाया। तो आप उसके इरादे समझते हैं? वांग ये बहुत खुश हुआ। हाँ, वह वास्तव में एक अच्छा भाई है। सोंग शुई ने सूंघते हुए अपने आंसू पोंछे। समझ गया। ऐसा दिखाओ कि उसने कुछ नहीं कहा। वांग ये को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गाय के लिए वीणा बजा रहा हो। उसने यू शुएकिन की तरफ देखा, जो एक तरफ हंस रही थी, और उसे घूर कर देखा। अंत में यू शुएकिन और भी ज्यादा खुशी से मुस्कुराए। जियोकिन शुई के साथ मैं जाऊंगा और जिरुई को देखूंगा। वांग ये उठ खड़े हुए। ठीक है, यू शुएकिन ने सिर हिलाया। उसने पर्दे खोले और बाहर चला गया। मेडिकल केबिन में व्यस्त डॉक्टरों और कीटाणुनाशक की गंध को देखते हुए वांग ये ने एक परिचित आकृति की तलाश में इधर उधर देखा। जब से वह कमरे में दाखिल हुआ था, उसने डॉक्टर शू को नहीं देखा था। वह यहाँ नहीं है। हुआंग जिरुई की आवाज अचानक उसके पीछे से आई। वांग ये ने पलट कर देखा। उनकी आंखें मिली। तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये ने पूछा। हुआंग जिरुई ने कहा, मैंने उपचार के दौरान बगल में खड़ी नस से यह सुना। राक्षसों ने अचानक शहर पर हमला कर दिया। उस समय बेस शहर में सुरक्षा मिशन अभी भी चल रहा था। डॉक्टर शू वेस्ट कैंप की आपातकालीन टीम की सदस्य है। वह समय पर बाहर नहीं निकल पाई और अब 10 किलोमीटर दूर कैंप नंबर 7 में फंस गई है। धन्यवाद। वांग ये ने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। पापा, अचानक उनका हाथ खींच लिया गया। हवा शांत हो गई। हुआंग जिरुई ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रुक गया। फिर उसने अपनी लड़ाई की थैली निकाली और उसे वांग यी के हाथों में थमा दिया। सावधान रहना। अच्छा भाई, वांग ये की आंखें चमक उठी। वह कौन है? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। रात हुई। शिविर के बाहर हर जगह युद्ध के मैदान थे। जमीन खून से लथपथ थी और लाल रंग में रंगी हुई थी। वांग ये ने हुआंग जिरुई के बैग से औषधियों की एक चमकदार श्रृंखला निकाली। उसने उन्हें इवॉल्वर बाजार में कभी नहीं देखा था। उन्होंने उपचार औषधि HF3 की एक बोतल खोली और इसे पीने के बाद उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। ऊर्जा औषधि की एक बोतल पीने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक प्रचंड ज्वाला जल रही हो। वह तुरंत तरोताजा हो गया। क्या ये वियाग्रा नहीं था? हे भगवान, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जिरुई के पास ऐसी चीज थी। वांग ये ने 2 बोतलें निकाली और उन्हें अपने बैग में रख लिया। फिर उसने अपना पेट भरने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पोषक तत्व समाधान की एक बोतल निकाली। आहा, यह बाधाओं को दूर करने के लिए धन का उपयोग करने का आनंद था। चला जाना। अंधेरे जंगल में वांग ये एक तलवार के साथ अकेले अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। उसके लिए दोहरे ब्लेड वाली शैली की असली ताकत को उजागर करना अभी भी मुश्किल था। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी कृपाण तकनीक की नींव ग्रैंडमास्टर के बराबर थी, इसलिए वह इसे आसानी से उजागर कर सकता था। यदि वह वास्तव में एक साथ कई कार्य करना चाहता है तो उसे पहले लंबे समय तक प्रशिक्षण लेना होगा। एक और लहर अर्जित करें। 1 घंटे तक अस्पताल में आराम करने के बाद वांग ये की युद्ध शक्ति लगभग 90% तक ठीक हो गई थी। वह जवान था और उसका शरीर भी अच्छा था। उसे कुछ और बार पीटना कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि 40 किलोमीटर की यात्रा कठिन थी, फिर भी उन्होंने जो 1000 संभावित अंक अर्जित किए, वे पर्याप्त थे, जिससे उनकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
सामान्यतः जंगल में इतनी उच्च दक्षता प्राप्त करना असंभव था। ची श्रृंखला 3 मून ब्लेड ने कुरकुरा और तेज वार किया, और एक दुर्वप्न स्तर का राक्षस तुरंत मारा गया। तुरंत मार डालो। शक्तिवर्धक मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी शारीरिक शक्ति से वह एक निम्न श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के राक्षस को एक वार से मार सकता था। स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा के रूप में यह उनकी वर्तमान ताकत थी। जब शक्तिवर्धक मंत्र पूरी तरह से काम करता है तो मैं लेवल 6 के जेनेटिक योद्धा के बराबर होता हूं। वांग ये राक्षसों की भीड़ के खिलाफ दौड़ा, जहां भी गया खून के निशान छोड़ गया। कोई भी राक्षस उसके ब्लेड को रोक नहीं सका, और मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के राक्षस भी अपवाद नहीं थे। सीरीज 3 मून ब्लेड ने खूब चमक बिखेरी। वृद्धि के बाद इसकी शक्ति ने इसे इंटरमीडिएट इवॉल्वर्स के शीर्ष स्तरीय हथियारों के बराबर बना दिया। इसने राक्षसों की लोहे जैसी सुरक्षा को आसानी से भेद दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा, अपनी कृपाण उठाए और काट डाला। सीमा तोड़ कौशल त्रिभुज कृपाण तकनीक को इतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया था मानो वह उनके खून में अंकित हो। गड़गड़ाहट। एक विशाल राक्षस का शरीर गिरा, जिससे धूल उड़ने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि अपनी मृत्यु तक भी वह ये नहीं समझ सका कि एक तुच्छ मनुष्य में इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है। 5वें स्तर के सुअर राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 685 टू द पावर ऑफ 705। प्रकाश चमक उठा। वांग ये की गति धीमी नहीं हुई। इस बार राक्षस हमले में उनकी लड़ाकू शक्ति बढ़ गई थी। वर्तमान में उन्हें मध्यवर्ती इवॉल्वर्स में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। शिविर संख्या 7। वांग ये ने अपनी घड़ी की दिशा का अनुसरण किया और दौड़कर वहां पहुंचा। ये ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। राक्षस द्वारा नष्ट किए गए ऑफ रोड वाहन भी थे। उनके कवच में सेंध लग गई थी और उनके टायर टूट गए थे। ये कमीनों का झुंड। वांग ये इतना क्रोधित था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि उसने राक्षसों के एक समूह को मार डाला था जो मानव शवों को फाड़कर खा रहे थे। जब वह चांगजून रिज से वापस कैंप में लौटा तो उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। ज्यादा से ज्यादा उसने इवॉल्वर्स के कुछ कंकाल देखे जिन्हें कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। हालांकि रिजर्व बेस शहर के रास्ते में कई दुखद और हृदय विदारक मानवीय त्रासदियां हुई। बिना ताकत वाले साधारण लोग सर्वनाश में धूल की तरह थे। उनका जीवन उनके अपने नियंत्रण में नहीं था। यहां तक कि जो इवॉल्वर्स पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, उन्हें भी राक्षसों द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता था। ये वास्तविकता थी। वर्तमान स्थिति को हल करने का केवल एक ही तरीका था, ब्रह्मांडीय राक्षस को मार डालो। वांग ये को अब समझ में आ गया कि क्यों याओ ने ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 को चुनौती देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह जीतना चाहता था। यदि वे ब्रह्मांडीय राक्षस नम 9 को मार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे अन्य ब्रह्मांडीय राक्षसों को भी हरा सकते हैं। मानव जाति को पुनः प्रकाश देखने का अवसर मिलेगा। तारांकन। शिविर संख्या 7 पूर्वी बेस शहर और रिजर्व बेस शहर के बीच 4 पारगमन बिंदुओं में से एक था। बेस रक्षा प्रभाग के सदस्य वहां तैनात थे। राक्षस के हमले के बाद से पूर्वी बेस सिटी और आसपास के लगभग 10 शिविरों पर भारी असर पड़ा है। शहरों के विपरीत, जिनके पास पूर्ण रक्षा प्रणाली थी, शिविरों के पास ऐसा नहीं था। वे प्रतिरोध करने के लिए केवल इवॉल्वर्स की ताकत पर निर्भर थे। यद्यपि संरक्षक विभाग के मध्यवर्ती संरक्षकों ने तत्काल सहायता प्रदान की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और रात होती गई, राक्षसी छापे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे मजबूत होते गए, उनका पैमाना बढ़ता गया। कई शिविर पहले ही गिर चुके थे। सब लोग रुको। संरक्षक विभाग से बल जल्द ही यहां आ जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध असामान्य रूप से तीव्र था। संरक्षक विभाग के मध्यवर्ती संरक्षकों के नेतृत्व में बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वे सभी घायल हो गए। दोपहर तक लड़ने के बाद वे पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे, लेकिन उन्हें लड़ाई जारी रखनी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत से साधारण लोग थे जो एनकैंपमेंट नंबर 7 में स्थित रिजर्व बेस शहर की ओर पलायन कर रहे थे। आपदा के बाद वे शिविर में उमड़ पड़े। हम अब और नहीं रुक सकते, विभागाध्यक्ष। नरक स्तर का भेड़िया राजा अंदर घुस आया है। ये खत्म हो गया है, चलो वापस चलते हैं। शिविर से हृदय विदारक आवाजें आ रही थीं। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, साथ ही जानवरों की भयानक दहाड़ भी सुनाई दे रही थी, जिससे सभी बेस रक्षा प्रभाग के सदस्यों के दिल ठंडे पड़ रहे थे। अंततः ये प्रकट हो गया। राक्षस छापे में भले ही सुपर राक्षस न हो, लेकिन नरक स्तर के राक्षस अवश्य होंगे। शिविर संख्या 7 एक छोटी सी जगह थी। वे प्रार्थना कर रहे थे कि नरक स्तर का राक्षस इस जगह को न पा सके, लेकिन ये स्पष्ट था कि स्वर्ग को उनकी परवाह नहीं थी।
भेड़िया राक्षसों की एक लहर दिखाई दी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं यहीं मर जाऊंगा। वु जिंगशान खून से लथपथ था। वह एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और एक दुर्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस से लड़ रहा था जो उससे कई गुना बड़ा था। वह लड़ने की भावना से भरा हुआ था। संरक्षक विभाग की दूसरी टीम के विभाग प्रमुख के रूप में उन पर सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी और दायित्व था। शिविर संख्या 7 में सैकड़ों शक्तिहीन साधारण लोग थे और उन्होंने अपनी उम्मीदें उन्हीं पर टिका रखी थी। अगर वह ऐसे ही चला गया तो क्या वह अब भी इंसान होगा? क्या ये सिर्फ मौत नहीं थी? 18 साल बाद वह फिर से इंसान बन जाएगा। भाड़ में जाओ, चलो इन राक्षसों से लड़ें। अगर हम मरते हैं तो हम साथ साथ मरेंगे। विभागाध्यक्ष, चलो बाद में हम मिलकर उस नरक स्तर के भेड़िया राजा को मार डालते हैं। हाँ, इसके बारे में सोचना भी मत। यहाँ सिर्फ इन दर्जनों दुर्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षसों के साथ हम खत्म हो गए। लानत है, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ घूम रहा हूं और मैंने पहले कभी किसी महिला को नहीं छुआ है। ये बहुत ही बकवास है। 1 दर्जन से अधिक अभिभावकों ने डटकर विरोध किया। वहां बहुत सारे राक्षस थे। भेड़िया राक्षसों ने उन पर पागलों की तरह हमला किया, धीरे धीरे उनकी सुरक्षा को नष्ट करते हुए। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि वे शिविर में जाकर नरक स्तर के राक्षस को मार भी सकते थे या नहीं। वे हमलों की इस लहर से बच भी सकते थे या नहीं, ये तो अज्ञात ही था। वे लड़ रहे थे और दृढ़ थे। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई यहाँ है। अचानक एक अभिभावक की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वु जिंगशान ने अपनी कुल्हाड़ी के एक झटके से एक दुर्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला। उसने दूर तक देखा। धुंधली रात में वह पीछे के राक्षसों के बीच हलचल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जानवरों की दहाड़ें युद्ध छिड़ने जैसी लग रही थी। कोई यहाँ था। सुदृढ़ीकरण। उन्हें आशा थी। यह कोई उन्नत संरक्षक होना चाहिए। सब लोग रुको। वु जिंगशान जोर से हंसा, उसका मुंह खून से भर गया। उसने अपनी पीठ सीधी की और अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अन्य रक्षक भी प्रसन्न हुए। उनके थके हुए शरीर में अचानक ताकत आ गई और वे पूरी ताकत से लड़ने लगे। नवागंतुक बहुत जल्दी आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक आदमी ने अपनी तलवार से राक्षसों की भीड़ के बीच खूनी रास्ता बना दिया। अभिभावक उत्साहित थे। ये गति, ये शक्ति, ये कौन था? यह अपरिचित और सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से कोई वरिष्ठ अभिभावक नहीं था जिसे वे जानते थे। एक तेज तर्रार अभिभावक ने नवागंतुक के लड़ाकू सूट पर लोगो देखा, वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम। वांग ये ची। एक साफ वार से उसने एक मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस को तुरंत मार डाला जो बुरी तरह घायल था। वांग ये की गति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और एक निम्न श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के भेड़िए को मार डाला जो उसके करीब था। फिर उसने अपनी कृपाण को ऊपर की ओर घुमाया और आकाश को चीरते हुए एक मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के भेड़िए को मार डाला। सीमा तोड़ने का कौशल, त्रिभुज कृपाण तकनीक। 3 वार 3 दुर्वप्न स्तर के राक्षस। 45 संभावित अंक प्राप्त करें। वह बहुत तेज था। वांग ये ने दुर्वप्न स्तर के राक्षसों को देखा और ऐसा महसूस किया जैसे वह उनके सिर के ऊपर तैरते हुए संभावित बिंदु देख सकता है। उसने अकेले और घायल राक्षसों को निशाना बनाया। मंत्रमुग्ध श्रृंखला 3 मून सेबर के साथ उसे मध्यम श्रेणी के दुर्वप्न स्तर से नीचे के सभी राक्षसों से निपटने के लिए सुदृढ़ीकरण मंत्र का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि अगर उसे उच्च श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के राक्षस का सामना करना पड़े तो भी वह उसे बिना चूके मार देगा। 100% मजबूत मंत्र। वांग ये ने अपनी ताकत और क्षमता को अत्यधिक सटीकता के साथ नियंत्रित किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 बार वार किया। 3 चमकदार खूनी रोशनी ने हवा में एक त्रिकोण बनाया और एक उच्च श्रेणी का दुर्वप्न स्तर का भेड़िया राक्षस जमीन पर गिर गया। स्तर 6 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 888 928 से ज्यादा। अत्यधिक गति के साथ वांग ये रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। एक दुर्वप्न स्तर का भेड़िया राक्षस जो एक रक्षक पर झपट रहा था, जो अचानक गिर गया, पलट गया और एक तेज कृपाण प्रकाश ने उसे घेर लिया। जब ये 2 भागों में विभाजित हो गया तो खून के छींटे और हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। 5वें स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 928 948। प्रकाश चमक उठा। वांग ये पहले ही संरक्षकों के केंद्र तक पहुंच चुका था। उदासीन भाव से उसने अपनी कृपाण थामी और तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गया। वह आधा कदम भी नहीं रुका और संरक्षक विभाग के विभागाध्यक्ष वु जिंगशान की ओर दौड़ पड़ा और उसके हाथ में कृपाण जल उठी। ची। उच्च श्रेणी के दुर्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस जो पहले से ही घायल था, ने तीखी दहाड़ लगाई। इसकी पीठ पर घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंगशान को काटने की पूरी कोशिश की।
बाद में उसे जल्दी से रोक दिया गया और उसके शरीर पर एक और खूनी घाव दिखाई दिया। एक क्षण में एक ठंडी रोशनी प्रकट हुई। उच्च श्रेणी के दुष्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस ने एक दयनीय चीख निकाली और खून के एक तालाब में हिंसक रूप से छटपटाते हुए जमीन पर गिर गया। पुची वांग यी की सीरीज 3 मून ब्लेड ने उसके हृदय में वार किया, जिससे उसे अंतिम झटका लगा। स्तर 6 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 948 1008। ऐसा लग रहा था मानो हवा जम गई हो। वांग ये जल्दी से संरक्षकों के पास से गुजरा। वह और उसकी तलवार मानो आकाश से उतरा कोई दिव्य हथियार था। इसने हैरान रक्षकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। वह अजेय था।